नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी तैयारी टिजिटी आर्ट में व्यस्त हैं। व्यस्त हैं ना आप लोग? व्यस्त रहिएगा, व्यस्तता भी ज़रूरी है। 4 तारीख को आपका पेपर है, 4 जून 2026 आपकी परीक्षा। और परीक्षा सेकंड शिफ्ट में है मित्रों। सेकंड शिफ्ट के जो स्लॉट चल रहा है 2:30 4:30 चल रहा है। 2:30 से 4:30 का टाइम होता है, उसके बीच आपका पेपर होगा। 2 घंटे में 125 प्रश्न आपको सॉल्व करना होता है। आप भी जानते हैं 125 प्रश्नों का गोला आपको भरना होगा। अगर आज की इस क्लास की हम बात करते हैं तो इसमें हम समसामयिक कलाकारों में जाज कीट का नाम सुनेंगे। जाज कीट के साथ साथ हम बाल ठाकरे को पढ़ेंगे। बाल ठाकरे के साथ साथ ए रामाचंद्रन से जुड़े हुए क्वेश्चंस रहेंगे। और ए रामचंद्रन के साथ साथ हम बॉम्बे ग्रुप को भी इसी में समझेंगे। बॉम्बे ग्रुप के साथ साथ हम राजस्थानी शैली का पीवाईक्यू भी देखेंगे। राजस्थानी शैली से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको भी इसी क्लास में हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए क्लास पे चलते हैं। 1926 से 2012 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। बाल ठाकरे का जो पूरा नाम होता है बाल केशव ठाकरे था। ये वही मुंबई राजघराने से बिलोंग करते हैं। आज की डेट का राजघराना कहा जा सकता है, जो मातोश्री इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, बाल ठाकरे साहब के द्वारा। बाल ठाकरे साहब के ही परिवार से हैं मातोश्री के सभी महानुभाव। बाल ठाकरे का जन्म 1926 में महाराष्ट्र में हुआ था। बाल ठाकरे महाराष्ट्र के एक ऐसे प्रसिद्ध राजनेता थे और वो शिवसेना नाम से एक हिंदू राष्ट्रवादी दल के संस्थापक भी थे। बाल ठाकरे मराठी भाषा में सामना नामक समाचार पत्र महाराष्ट्र से निकाला करते थे। तो सामना नामक समाचार पत्र कौन सी भाषा में निकलता था? मराठी भाषा में निकलता था। इसको दिशा देने का काम या इसको निकालने का काम किसका रहा? बाल ठाकरे साहब का रहा। बाल ठाकरे अपना जीवन सफ़र एक कार्टूनिस्ट के रूप में शुरू किए थे। याद रखिएगा, स्टार्टिंग टाइम एज अ कार्टूनिस्ट रहा है। आजीविका हेतु बाल ठाकरे ने अपना जीवन मुंबई के प्रसिद्ध समाचार पत्र फ्री प्रेस जर्नल में कार्टूनिस्ट के रूप में शुरू किया था, प्रारंभ किया था। बाल ठाकरे ने बाद में प्रेस की नौकरी से त्यागपत्र देकर के अपने भाई के साथ एक कार्टून साप्ताहिक मार्मिक की शुरुआत भी किए थे। बाल ठाकरे के जीवन और उनके आदर्शों से प्रेरित होकर के फिल्म निर्माता स्वप्ना पाटेकर ने अतुल काले के निर्देशन में 2015 में एक मराठी फिल्म बालकडू का निर्माण भी किया था। एक बार ये बालकडू क्वेश्चंस में बना है। बालकडू फिल्म किसके जीवनी पे आधारित है? बाल ठाकरे की जीवनी पे आधारित है। निर्देशक कौन रहा इसका? अतुल कारले के निर्देशन में 2015 में ये फिल्म आई है। किस भाषा की फिल्म है? मराठी भाषा में फिल्म रही है। बालकडू फिल्म में बाल ठाकरे का रोल किसने अदा किया था? तो बाल ठाकरे साहब का रोल जो अदा किया गया वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के द्वारा किया गया है, इन्होंने फरमाया था। और अमृता राव ने उनकी पत्नी मीना ठाकरे का रोल किया था। मीना ठाकरे का रोल अमृता राव ने किया था। बाल ठाकरे की मृत्यु 1912 में मुंबई में ही होती है, यानी 1929 ने 2012 2012 में बाल ठाकरे साहब दिवंगत हुए। तो इनसे जो क्वेश्चंस बन सकते थे एज अ कार्टूनिस्ट, एज अ राजनेता, एक बार क्वेश्चंस बना है। और एक बार ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला प्रसंग पूछा गया है कि बालकडू जो फिल्म आई उसमें बाल ठाकरे साहब का रोल किसने अदा किया था। और निर्देशन भी याद रखिएगा। जन्म और मृत्यु आपने देखी रखी है। सामना नामक समाचार पत्र भी निकाला करते थे, उसको भी याद रखिएगा, मराठी भाषा में ही निकलता था। तो बाल ठाकरे साहब से लगभग इन्हीं तथ्यों में अभी तक क्वेश्चंस बने। आगे चलें। मारियो मिरांडा 1926
1926 से 2011 का इनका टाइम पीरियड होता है। मारियो मिरांडा का जन्म 1926 में दमन में हुआ था, दमन दीव वाला दमन। मारियो मिरांडा का पूरा नाम मारियो डी मिरांडा है। मारियो मिरांडा एक व्यंग चित्रकार, कार्टूनिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। मारियो मिरांडा की शुरुआती शिक्षा जो है बेंगलुरु में संपन्न हुई है। कहाँ पे? बेंगलुरु में, कर्नाटका, बेंगलुरु। मारियो मिरांडा की पत्नी का नाम हबीबी मिरांडा है, हबीबी मिरांडा है। कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा के व्यंग चित्र सर्वप्रथम इलस्ट्रेटिव वीकली ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुए। तो सबसे पहले इनकी व्यंग रचना कहाँ छपी? इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया में छपी है। मारियो मिरांडा के जीवन पर आधारित मारियो मिरांडा के जीवन पर आधारित आत्मकथा पुस्तक है लाइफ ऑफ मारियो। ये लाइफ ऑफ मारियो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। याद रखिएगा, जब बहुत जटिल क्वेश्चंस पूछने की प्रथा आती है तो फिर वो साहित्य की तरफ भी ले जाती है। तो मारियो मिरांडा की ऑटोबायोग्राफी लाइफ ऑफ मारियो है। मारियो मिरांडा के कार्टून कार्य का चित्रण सपाट रहा है और मारियो मिरांडा गोवा से संबंधित कलाकार रहे हैं। भारत सरकार ने 1988 में मारियो मिरांडा को पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा है। चौथा महत्वपूर्ण सम्मान होता है कब? 1988 में। वर्ष 2003 में पद्म भूषण और 2012 में पद्म विभूषण से मारियो मिरांडा सम्मानित किए जा चुके हैं। मारियो मिरांडा ने मुंबई में कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण के साथ रह करके टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में भी काम किया है। मारियो मिरांडा का जन्म तो दमन में हुआ था, लेकिन मारियो मिरांडा की मृत्यु 2011 में गोवा में हुई थी। गोवा जिसकी राजधानी पणजी है। 2011 में दिवंगत हुए हैं और 2012 में इनको पद्म विभूषण मिला है। याद रखिएगा, पद्म भूषण 2003 में मिला है और पद्म विभूषण इन्हें 2012 में मिला है, यानी मरणोपरांत मिला है। ये क्वेश्चंस रहा है। इनसे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें इनका पूरा नाम बन सकता है और कार्टून कार्य की चित्रण शैली इनकी कैसी रही है, तो सपाट रही है। इनसे जो और क्वेश्चंस बन सकता है, इनकी शिक्षा कहाँ हुई? बेंगलुरु में हुई। हबीबी मिरांडा कौन है? इनकी वाइफ है। और इलस्ट्रेटिव वीकली ऑफ इंडिया में इनका सबसे पहला व्यंग चित्र छपा था। ये बात भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आर.के. लक्ष्मण साहब के बारे में देखते हैं। 1921 से 2015। आर.के. लक्ष्मण का जन्म 1921 में मैसूर, कर्नाटका में हुआ था। आर.के. लक्ष्मण का जो पूरा नाम है रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण है। आर.के. लक्ष्मण को व्यंग कलाकार यानी कार्टूनिस्ट के रूप में जाना जाता है। आर.के. लक्ष्मण के भाई प्रसिद्ध उपन्यासकार आर.के. नारायणन साहब हैं। आर.के. नारायणन हैं। आर.के. लक्ष्मण को द कॉमन मैन नामक रचना, कौन सी रचना? द कॉमन मैन नामक रचना और द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए इनके प्रतिदिन लिखी जाने वाली कार्टून श्रृंखला यू सेंड इट के लिए भी जाना जाता है। यू सेंड इट द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपता है और द कॉमन मैन रचना। ठीक है। प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट का संबंध द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से रहा है। इस पे स्टार लगा लीजिएगा। आर.के. लक्ष्मण की पत्नी कमला जो एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तकी रही हैं, ये भी लोक कला है, तो कमला इनकी वाइफ है। कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण को उनकी प्रसिद्ध रचना द कॉमन मैन के लिए जाना जाता है। द कॉमन मैन के लिए ख्याति लब्ध है। और आगे चलें तो कहा जा रहा है आर.के. लक्ष्मण के व्यंग चित्रों पर ब्रिटेन के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट सर डेविड लॉ का प्रभाव पड़ा है। किसका प्रभाव पड़ा? डेविड लॉ का प्रभाव पड़ा है। मुंबई की पत्रिका द फ्री प्रेस में कार्य करने में आर.के. लक्ष्मण के सहयोगी बाल ठाकरे साहब रहे। वही बाल ठाकरे जिनका बाल केशव ठाकरे पूरा नाम होता है।
भारतीय व्यंग चित्रकार आर के लक्ष्मण को दिल्ली का चित्तकबरा मुरली वाला कलाकार के नाम से जाना जाता है। चित्तकबरा मुरली वाला कलाकार किसका उपनाम है? तो बाल ठाकरे साहब का उपनाम है। बाल ठाकरे, अरे आर के लक्ष्मण साहब का उपनाम है। आर के लक्ष्मण के प्रसिद्ध व्यंग चित्र स्वराज हैं, द स्ट्रैंड है, पिंचू है, टिटविट्स है, वाइड वर्ल्ड है, इन सब में प्रकाशित भी हुए हैं। आर के लक्ष्मण की जो आत्मकथा है इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, द टनल ऑफ टाइम। आर के लक्ष्मण की जो आत्मकथा है द टनल ऑफ टाइम है मित्रों। क्या है? द टनल ऑफ टाइम। सन 1984 ईस्वी में आर के लक्ष्मण को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में आर के लक्ष्मण को पद्म भूषण से भी विभूषित करने का काम किया है। 1973 आर के लक्ष्मण पद्म भूषण। भारत सरकार ने आर के लक्ष्मण को वर्ष 2005 में पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया। यह दूसरा बड़ा सम्मान होता है। आर के लक्ष्मण की मृत्यु 2015 पुणे महाराष्ट्र में हुई है। 2015 में पुणे महाराष्ट्र में अंतिम सांस लेते हैं। आर के लक्ष्मण के प्रसिद्ध व्यंग चित्र की अगर हम बात करें, व्यंग चित्र द बेस्ट ऑफ लक्ष्मण सीरीज है, द मैसेंजर है, सर्वेंट ऑफ इंडिया है। ये तीनों व्यंग रचनाएं हैं जो आर के लक्ष्मण के द्वारा बनाई गई है। इनसे जो अब तक क्वेश्चंस बने हैं ये द टनल ऑफ टाइम के लिए यानी इनकी आत्मकथा के लिए एक बार बना है, द कॉमन मैन के लिए एक बार क्वेश्चंस बना है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में जो एज अ कार्टूनिस्ट काम किए हैं इसके लिए क्वेश्चंस बना है। याद रखिएगा, राशीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण इनका पूरा नाम होता है, तो नाम से भी क्वेश्चंस बनेगा, इसको भी सहेजते हुए चलिएगा। बाकी द बेस्ट ऑफ लक्ष्मण सीरीज हो सकता है इस बार व्यंग रचना पहुंची जाए। ठीक है, और आगे चलें। आबिद सुरती 1935। आबिद सुरती का जन्म 1935 में जिला अमरेली गुजरात में हुआ था। आबिद सुरती मुंबई से संबंधित कलाकार हैं। आबिद सुरती व्यंग चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। आबिद सुरती ने चित्रकला का अध्ययन जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से किया था। कहाँ से पढ़ाई की? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से की है। कार्टूनिस्ट आबिद सुरती ने प्रसिद्ध कार्टून पात्र डब्बू जी का चित्रण भी किया है। डब्बू जी की रचना किसने बनाई है? तो आबिद सुरती ने ही बनाई है। देश के पहले सुपर हीरो कार्मिक क्लैस्टर का चित्रण कार्टूनिस्ट आबिद सुरती ने ही किया है। आबिद सुरती को फादर ऑफ सुपर कॉर्मिक कहा जाता है। फादर ऑफ सुपर कॉर्मिक कहा जाता है। आबिद सुरती की प्रसिद्ध पुस्तक काली किताब यानी ब्लैक बुक विशेष उल्लेखनीय रही है। तो ब्लैक बुक भी इनकी अच्छी रचनाओं में शुमार है। आबिद सुरती की पुस्तक काली किताब का कार्टून पात्र डब्बू जी काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। आबिद सुरती व्यंग चित्रकार के अलावा कहानीकार हैं। कहानीकार के साथ साथ उपन्यासकार हैं और चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। कहानी संग्रह की अगर बात करें, तीसरी आंख है, आतंकित है और दूसरी बीवी है, ये सारी रचनाएं हैं। उपन्यास मुसलमान, काली किताब, आदमी और चूल्हे, काले गुलाब और गुलमोहर जैसे प्रसिद्ध चित्र जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके उपन्यास हैं, ये हैं। किसके द्वारा लिखी गई? आबिद सुरती के द्वारा। आबिद सुरती का एक नाटक भी बहुत फेमस है, नारी परीक्षा। तो नारी परीक्षा नाटक के लिए भी
आबिद सुरती का नाम आता है। बाकी ब्लैक बुक के लिए इनको आप जानते ही हैं, फादर ऑफ सुपर कॉस्मिक भी इनको कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। आप ये भी जान रहे हैं तो ये कार्मिक कैरेक्टर का भी चित्रण इन्होंने किया है जो सुपर हीरो हैं। और उपन्यास में मुसलमान, काली किताब, आदमी और चूल्हे, काले गुलाब, गुलमोहर, ये सब दृश्य भी आप याद रखिएगा एज अ उपन्यास के रूप में। राइटर का नाम आबिद सुरती ही होगा। और आगे चला जाए, शेखर गुरेरा का नाम हम लोग पढ़ेंगे। शेखर गुरेरा 1965 1965। शेखर गुरेरा का जन्म 1965 में पंजाब, भारत में हुआ था। शेखर गुरेरा ने आरंभिक शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय से स्नातक करके पूरी की थी। वीर प्रताप समाचार पत्र 1973 में शेखर गुरेरा का पहला कार्टून चित्र छपा था, प्रकाशित हुआ था। शेखर गुरेरा ने अपने व्यंग चित्रकला जीवन की जो शुरुआत है 1984 में की थी। शेखर गुरेरा ने स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान पर आधारित एक चित्र श्रृंखला बनाई है। हरियाणा सरकार ने प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट शेखर गुरेरा को वर्ष 2018 में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान का राजदूत यानी ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। शेखर गुरेरा ने 1999 में हुए कारगिल युद्ध पर आधारित भी चित्र श्रृंखला बना चुके हैं। शेखर गुरेरा के अधिकांश चित्र द पायनियर, मैक्सिमम चित्र कहाँ, द पायनियर, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स, हिंद समाचार आदि समाचार पत्रों में भी छपे हैं, प्रकाशित हुए हैं। 1989 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित भी इन्हें किया जा चुका है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा बेहतरीन कार्टून के लिए भी इनको सम्मान मिल चुका है। तो पंजाब के शेखर गुरेरा जो पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक पूरी करते हैं, बहुत फेमस और बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट बनते हैं। इनसे कई समाचार पत्रों में आप इनकी चित्र श्रृंखलाओं को देख सकते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण आधार पर आधारित भी श्रृंखला बना चुके हैं शेखर गुरेरा जी। क्वेश्चंस बनेगा तो आप सब सॉल्व करने की चेष्टा रखिएगा मित्रों। क्वेश्चंस घुमाने का प्रयास ज़रूर करेगा, क्योंकि इस बार टाइम ज़्यादा मिला है लोगों को पढ़ने का। और आगे चलें, सुनील दास के बारे में देखते हैं। 1939 से 2015 का टाइम पीरियड होता है। सुनील दास का जन्म 1936 कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ है। सुनील दास की कला अभिव्यंजनावाद से प्रभावित रही है। समकालीन चित्रकार सुनील दास घोड़े के चित्रण के लिए जाने जाते हैं, घोड़े रचना के लिए जाने जाते हैं। घोड़े रचना के लिए कलाकार और बहुत जाना जाता है। बार बार एक शब्द दोहराता था, मैं घोड़े बेचता हूँ और फिल्में बनाता हूँ। वो मकबूल फिदा हुसैन है, एम.एफ. हुसैन। ये सुनील दास की भी घोड़े चित्रण बहुत फेमस है। प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला बुल सीरीज है, वृषु श्रृंखला है। इनका चित्रण सुनील दास के द्वारा किया गया। सुनील दास ग्राफिक कला का अध्ययन करने के लिए एटेलियर 17 पेरिस गए थे। एटेलियर 17 पेरिस भी गए थे। सुनील दास ने ग्राफिक कला का प्रशिक्षण कृष्णा रेड्डी और S.W. हैटर के सानिध्य में रह करके प्राप्त किया है। सुनील दास प्रथम भारतीय कलाकार हैं जिन्हें कलकत्ता सरकार ने श्रोमण कला राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। प्रसिद्ध कलाकार सुनील दास को बैल और घोड़ों के चित्र के लिए खूब ज़्यादा ख्याति मिली हुई है, जाना जाता है। सुनील दास अभिव्यंजनावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। 1959 में सुनील दास के चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी आयोजित की गई थी।
सुनील दास ने ललित कला डिप्लोमा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से पूरा किया है मित्रों। सुनील दास सोसाइटी ऑफ कंटेम्परेरी आर्टिस्ट समूह, सुनील दास सोसाइटी ऑफ कंटेम्परेरी आर्टिस्ट समूह के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। सुनील दास कोलकाता से संबंधित कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। सुनील दास का देहांत 2015 में कोलकाता में हो गया था। प्रमुख चित्र श्रृंखला की अगर बात करते हैं तो इनकी बैल श्रृंखला बहुत फेमस है। बुल सीरीज कागज़ पर स्याही माध्यम में मेंटेन की गई है 2000 के आसपास। घोड़े श्रृंखला हॉर्स सीरीज कागज़ पर चारकोल से बनाया गया है सन 2000 के आसपास, बहुत फेमस है। तो कोलकाता में जन्मे और कोलकाता में ही निधन हुआ। कलाकार सुनील दास काफ़ी फेमस हैं, याद रखिएगा। ग्राफिक कला के लिए अटेलियर 17 पेरिस भी गए हैं। रचनाएं फेमस हैं और क्वेश्चंस भी इनसे बनता है। और सोसाइटी ऑफ कंटेम्परेरी आर्टिस्ट समूह के संस्थापक सदस्य के रूप में भी इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो सुनील दास को हल्के में मत लीजिएगा। अब सुनील दास के बाद हम लोग पढ़ेंगे डी देवलालीकर। डी देवलालीकर, देवलालीकर का जन्म 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के धार निकट बिडवाल गांव में हुआ था। डी देवलालीकर का जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के धार के निकट बिडवाल गांव में हुआ था। कला की आरंभिक शिक्षा अपने मामा श्री मिंटा बावकर से प्राप्त की। देवलालीकर के प्रयास से ग्वालियर में 1954 में ललित कला संस्थान की स्थापना हुई और इन्हें संस्थापक प्राचार्य बनाया गया था। देवलालीकर को तैलीय रंगों में चित्रण करना ज़्यादा प्रिय रहा है मित्रों, यानी तैलीय विधा में खूब ज़्यादा काम किए हैं। देवलालीकर संवेदनशील और विलक्षण चित्रकार के साथ साथ शिक्षक भी थे। इन्होंने धार्मिक और ऐतिहासिक विषयों पर अधिक चित्रण बनाने का कार्य किया है। सन 1927 में देवलालीकर और तत्कालीन होलकर शासकों के सहयोग से ललित कला संस्थान इंदौर की स्थापना भी की गई थी। ललित कला संस्थान इंदौर के प्रथम अध्यक्ष दामोदर दत्तात्रेय देवलालीकर ही बनते हैं। और डी देवलालीकर साहब का जो निधन है 1978 में होता है। और कहाँ पे होता है? राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होता है। जन्म धार जिला मध्य प्रदेश और मृत्यु दिल्ली 1978। डी देवलालीकर से बहुत से चित्रकारों ने शिक्षा ग्रहण की है, जिसमें M.F. हुसैन का नाम कई बार परीक्षाओं में छपा है, याद रखने का प्रयास करिएगा। तो देवलालीकर से जुड़े हुए प्रश्न आगे और ज़्यादा मिलेंगे। डी देवलालीकर के बाद हम लोग शोभा सिंह को देखते हैं। शोभा सिंह 1901-1986। शोभा सिंह का जन्म 1901 में पंजाब के हरगोविंदपुर गुरदासपुर में हुआ था। पंजाब राज्य में आधुनिक कला आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। शोभा सिंह का मुख्यतः कला केंद्र सिख गुरुओं का जीवन और कार्य रहा है। 1983 ईस्वी में शोभा सिंह को भारत सरकार द्वारा चौथा बड़ा सम्मान पद्मश्री दे दिया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने शोभा सिंह के जीवन और कार्यों के आधार पर पेंटर ऑफ द पीपल नामक एक फिल्म बनाने का कार्य किया। पेंटर ऑफ द पीपल। सन 2001 में भारत सरकार द्वारा शोभा सिंह के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया। बड़ी उपलब्धि है। शोभा सिंह की मृत्यु 1986 चंडीगढ़ में हो गई थी। शोभा सिंह ने ड्राफ्ट्समैन के रूप में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी अपनी सेवाएं दी। कुछ खास चित्रों की बात करें, 10 सिख गुरुओं पर आधारित चित्र श्रृंखला है। सोहनी महिवाल है, हीर रांझा है, शहीद भगत सिंह है। ये सब बढ़िया चित्र हैं जो शोभा सिंह के द्वारा ही बनाया गया है। आवाज मोती सर्प की अगर बात करते हैं, आवाज से प्रतिमा कौन कौन बनाए हैं?
तो MS रंधावा की रचना इन्होंने बनाई है। MS रंधावा के अलावा पृथ्वीराज कपूर साहब की अवाच्य प्रतिमा बनाई है और अमृत प्रीतम की भी अवाच्य प्रतिमा, अवाच्य मूर्ति शिल्प शोभा सिंह के द्वारा ही बनाया गया है। इनका निधन जो है 1986 में हुआ है, याद रखिएगा, चंडीगढ़ में। जन्म 1901 में पंजाब के हरगोविंदपुर में हुआ, गुरदासपुर में। तो ये सब नाम जो है ए रामचंद्रन नाम से लोकप्रिय चित्रकार का जो पूरा नाम होता है अच्युतन रामचंद्रन नायर है। अच्युतन रामचंद्र नायर किसका पूरा नाम बनता है? ए रामचंद्रन का पूरा नाम बनता है। इनका जो जन्म स्थान है वो केरला राज्य है और आंटिंगल या आंतिंगल कभी कभी लिखा मिलता है, तो वहीं से इनका ताल्लुक होता है। जन्म 1935 के आसपास हुआ है। सन 1960 में कला भवन शांति निकेतन में प्रवेश लेकर के कला की शिक्षा ली और उसके पश्चात केरल के भित्तीय चित्रों पर शोध का कार्य भी अच्छे ढंग से किया। तो केरल में भित्तीय चित्रों को भी समझने का काम किया गया है। किसके द्वारा? ए रामचंद्रन के द्वारा। और कला की शिक्षा कहां से ली मित्रों? तो शांति निकेतन वीरभूमि से ग्रहण की है। बाल साहित्य चित्रण हेतु जापान से नोमा पुरस्कार भी ये प्राप्त कर चुके हैं। तो अगर बहुत मॉडरेट पेपर बनेगा तो आपसे पूछ सकता है कि ए रामचंद्रन को जापान से कौन सा पुरस्कार मिला। कहा जाएगा छोटे साहित्यिक रचनाओं के लिए, बाल साहित्यिक चित्रण के लिए इनको नोमा पुरस्कार से नवाजा गया। ए रामचंद्रन मूलतः आकृति मूलक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। कैसे कलाकार हैं? आकृति मूलक चित्रकार के रूप में ये जाने जाते हैं। ए रामचंद्रन की विशाल कलाकृति जो आती है मित्रों, बड़ी वाली रचना आती है ययाति चित्र श्रृंखला जो भित्ति पे है और 7 गुणे 60 फीट में है। 7-60 इस समय सबसे श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में जानी जाती है। तो उस टाइम का सबसे अच्छी रचना बताई जाती थी ययाति रचना। रामचंद्रन ने पुरा कथा, आदिवासी समुदाय और केरल के भित्ति चित्रों के तत्वों से प्रेरित होकर के चित्रण का कार्य किया है। तो पूछा जाए रामचंद्रन या अच्युतम रामचंद्रन चित्रण का विषय किसको रखते थे, तो आदिवासी समुदाय को चित्रण के विषय में रखे हैं। केरल में जो भित्तीय रचना दीवार पर चित्रकारी मिली है उसके तत्वों को प्रेरणा स्रोत समझने का काम किए हैं और पुरा कथाओं को सुनने के बाद भी रचना उस पर भी बनाए हैं। आगे बढ़ें। आपने त्रिआयामी माध्यम में कांस्य मूर्ति शिल्प भी बनाए। इस क्षेत्र में रामकिंकर वैद्य से अधिक प्रभावित रहे हैं। रामकिंकर वैद्य भी प्रख्यात मूर्तिकार रहे हैं, तो अच्युतम रामचंद्रन उनसे खूब ज्यादा प्रभावित रहे हैं। आपको राष्ट्रीय ललित अकादमी नई दिल्ली द्वारा सन 2002 में कला रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया जाता है। याद रखिएगा 2002 में आपको कौन सा सम्मान मिला? कला रत्न मिला। और 2003 में राजा रवि वर्मा पुरस्कार भी इनको प्राप्त होता है। राजा रवि वर्मा केरला सरकार के द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है। भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में उपलब्धियों हेतु, भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में उपलब्धियों हेतु 2005 में आपको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। पद्म भूषण तीसरा महत्वपूर्ण सम्मान है भारत देश का। चौथा है पद्मश्री, दूसरा है पद्म विभूषण और पहला है भारत रत्न। तो इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी 2005 में मिला है। इनकी जो खास खास रचनाएं हैं सुप्रसिद्ध कलाकृतियां हैं, जैसे काली पूजा हो गया, मशीन रचना हो गई, एनकाउंटर रचना हो गई, एंड ऑफ यादवाज सीरीज हो गई, ययाति चित्र श्रृंखला हो गया, उर्वशी रचना हो गया, पुरवास एंड लोटस पॉन्ड रचना भी अच्छी रचनाओं में शुमार है जो अच्युतम रामचंद्रन के द्वारा बनाया गया। तो ये कुछ खास तथ्य थे अच्युतम रामचंद्रन से, जिनमें इनकी ययाति रचना बहुत पूछी जाती है। लंबाई चौड़ाई याद रखिएगा, 7 गुणे 60 का रेशियो है।
या आकृति मूलक चित्रकार हैं। इनकी रचनाओं में पूर्वाज एंड लोटस फेमस है, ययाति चित्र श्रृंखला फेमस है, उर्वशी और इसके साथ एनकाउंटर रचना भी काफी प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। आगे चला जाएगा, अगला कलाकार माधव सातवेलकर को हम लोग समझेंगे। माधव सातवेलकर, इनका जन्म 1915 में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। माधव सातवेलकर ने पश्चिमी यथार्थवादी एकेडमिक पद्धति का भारतीय विषयों के अनुकूल चित्रण का कार्य किया। तो पश्चिमी यथार्थवादी एकेडमिक पद्धति का भारतीय विषयों के अनुकूल चित्रण करने का काम किसका रहा? माधव सातवेलकर का रहा है। अगर इनकी कला शिक्षा देखी जाए तो कला की शिक्षा इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से ग्रहण की है। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में लोकेटेड है। यूरोप प्रवास के दौरान लंदन के स्लैड स्कूल ऑफ आर्ट्स में 1 वर्ष तक अध्ययन का कार्य भी किया है। स्लैड स्कूल ऑफ आर्ट्स में 1 वर्ष तक अध्ययन का कार्य किसने किया? माधव सातवेलकर ने किया है। यूरोप तथा अफ्रीका की यात्रा से इनकी कला में पर्याप्त निखार आया है और अफ्रीकी जीवन पर आधारित इनके चित्र बड़े ही आकर्षक बताए जाते हैं। आपने आरंभिक चित्रों में जल रंग का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया है। माधव सातवेलकर की कला पर वान गॉग, देंगा, हेनरी मूर, इन सब का प्रभाव पड़ा है। क्यों? क्योंकि ये पाश्चात्य सभ्यता के कलाकार रहे। तो पाश्चात्य कलाकार का ही प्रभाव पड़ेगा, जिसमें वान गॉग का नाम, देंगा का नाम और हेनरी मूर का नाम प्रमुखता से लिखा मिल रहा है। 1954 ईस्वी में आपने बंबई आर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की तथा 1962 और 1968 में यहीं पर चेयरमैन भी रहे हैं। 1954 में बॉम्बे आर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की और 62 और 68 में यहां पे चेयरमैन के पद पे भी सुशोभित रहे। माधव सातवेलकर की जंजीबार, केन्या पर्वत, किलिमंजारो पर्वत और रायपन प्रपात के दृश्य बहुत सुंदर बताए जाते हैं, बहुत बड़े बताए जाते हैं। तो केन्या पर्वत का दृश्य है, किलिमंजारो पर्वत का दृश्य है, जंजीबार का दृश्य है, जिसे बहुत अच्छे ढंग से माधव सातवेलकर ने बनाया है। कुछ और खास चित्रों की अगर बात करते हैं तो ये पाश्चात्य कलाकारों से प्रेरित रहे हैं। तो इनमें प्रमुख चित्रों में युगांडा की स्त्रियां बहुत अच्छे दृश्य में आती हैं। रास्ते में नारी मिलन का दृश्य भी इन्होंने बनाया है। अफ्रीकी बाजार का दृश्य भी दर्शाया है। बेल्जियम कांगो की स्त्रियां भी बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया है और टोकरी वालिया का दृश्य भी बहुत अच्छे ढंग से माधव सातवेलकर ने बनाया है। तो माधव सातवेलकर से जो क्वेश्चंस बन सकता है, पहला तो यही कि बॉम्बे आर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? तो 1954 में हुई। किसके द्वारा की गई? माधव सातवेलकर ने की। माधव सातवेलकर के कला जीवन पे किसका प्रभाव पड़ा है? जब प्रभाव का नाम आएगा तो वान गॉग, देंगा और हेनरी मूर का नाम आप लोग लगाइएगा। पूछा जाए कला की शिक्षा माधव सातवेलकर ने कहां ग्रहण की, तो आपको बार बार कहना होगा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से ग्रहण किया। 2006 में ये दिवंगत भी हो गए हैं। 2006 में इनका शरीर शांत हो गया है। यह भी बात याद रखिएगा। आगे चलेंगे, अगला एक और नाम भूरी सिंह शेखावत साहब को देखेंगे। भूरी सिंह शेखावत का जन्म 1914 में बीकानेर राजस्थान के धोंधलिया ग्राम के मध्यम वर्गीय राजपूत कुल में हुआ था। शेखावत की प्रारंभिक शिक्षा पिलानी में हुई है। बिड़ला परिवार से छात्रवृत्ति मिलने पे भूरी सिंह शेखावत ने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से कला की उच्च शिक्षा ग्रहण की। हायर एजुकेशन जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से किया है। सन 1937 ईस्वी में जीवन पर्यंत इन्होंने पिलानी के बिड़ला स्कूल में कला अध्यापन का कार्य भी किया। जहां से पढ़े वहीं पर एज अ आर्ट टीचर के रूप में कार्य भी किए। भूरी सिंह ने आर्ट क्लब की स्थापना करके बहुत से चित्रकारों को चित्रकला का ज्ञान भी दिया है। तो आर्ट क्लब एस्टेब्लिश करने में भूरी सिंह शेखावत का नाम भी रहा और जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने ये आर्ट क्लब एस्टेब्लिश किया वो उद्देश्य की पूर्ति भी हुई।
भूरी सिंह शेखावत के प्रमुख शिष्यों में कृपाल सिंह शेखावत का नाम आता है, कुंवर संग्राम सिंह का नाम आता है, रामनिवास वर्मा का नाम आएगा, गंगा प्रसाद शारदा का नाम आएगा, केशव देव का नाम है, आर.डी. पारिक का नाम है और मतूराम वर्मा जैसे अच्छे चित्रकार इनके शिष्यों में शुमार हैं। आगे चलें तो आगे कहा जा रहा है भूरी सिंह शेखावत ने अपने यथार्थवादी चित्रों में राजस्थान के जनजीवन की दैनंदनीय गतिविधियों का चित्रण बहुत अच्छे ढंग से किया है। भूरी सिंह शेखावत जी महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित थे। भूरी सिंह शेखावत जी महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित थे और उनके अनुयायी भी रहे, उनके अनुयायी भी रहे। आपने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नवत विभूतियों का चित्रण किया है, जिसमें सबसे पहला नाम बापू का आएगा यानी गांधी जी का नाम आएगा, दूसरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी लौह पुरुष का आ रहा है, तीसरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आ रहा है, चौथा नाम आसफ अली का आ रहा है, पांचवा नाम बिड़ला जी का आ रहा है, छठवां नाम गांधी जी के औरस पुत्र पांचवें पुत्र जमना लाल बजाज का नाम आ रहा है, छठवां नाम बलदेव प्रसाद बजाज का आ रहा है और सातवां नाम CF एंड्रूज का भी आ रहा है। उसके साथ माउंट बेटन का दृश्य इन्होंने बनाया है, डॉक्टर राधा कृष्णन का दृश्य भी इन्होंने अच्छे ढंग से उकेरा है। किसने? भूरी सिंह शेखावत ने। और आगे चले तो आगे कहा जा रहा है सन 1939 ईस्वी में, सन 1939 में भूरी सिंह शेखावत को एक माह तक बापू के सानिध्य में रहने का सौभाग्य भी मिला। बापू का मतलब यहां पे मोहनदास करमचंद गांधी जी से है। तो 1939 में भूरी सिंह शेखावत जी एक माह तक बापू के साथ रहे। भूरी सिंह शेखावत ने बापू के दैनिक जीवन के नाना रेखांकित चित्र बनाने का काम किया, यानी बहुत से प्रकार के भित्तीय रचना बनाए, लेकिन वो रेखाओं को दर्शाने का काम किया। रेखा चित्र जिसे आज के डेट में स्केच कहा जाता है, वो मेंटेन किया। भूरी सिंह शेखावत के चित्रों के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि उनके चित्रों की आत्मा बोलती है। किसके? भूरी सिंह शेखावत के चित्रों की आत्मा बोलती है। यह कथन किसका है? यह भूरी सिंह शेखावत के लिए कहा था नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू। और आगे चलें, आपने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के तत्कालीन प्राध्यापक सर चार्ल्स ऑर्ड जिराई के निर्देशन में फ्रेस्को म्यूरल टेक्निक का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। फ्रेस्को म्यूरल तकनीकी का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। भूरी शेखावत ने फ्रेस्को म्यूरल तकनीकी के द्वारा दिल्ली, मथुरा, पटना के बिड़ला मंदिर की दीवार को सुशोभित करने का काम भी किया है। 1996 में लगभग 5 वर्ष तक रक्त कैंसर से पीड़ित रहने के उपरांत इनका निधन हो गया था। किसका? भूरी सिंह शेखावत साहब का। भूरी सिंह शेखावत के प्रसिद्ध चित्र की अगर बात करते हैं, आरा चलाते हुए खाती, वृद्ध यानी बूढ़ा बुनकर, राजपूत व्यक्ति किसान, छुरी चलाते लुहार, चरखा काटती स्त्री, सौदा करते ग्रामीण नर नारी, सब्जी बेचती हुई मालिन, चक्की पीसती हुई महिला और जुलाहा का दृश्य अच्छे दृश्यों में शुमार है, जो भूरी सिंह शेखावत के द्वारा बनाया गया दृश्य है। जॉर्ज कीट का जन्म जो है 1901 में श्रीलंका के कैंडी शहर में होता है। जॉर्ज कीट के पिता भारतीय मूल के और माता जो है वो डच परिवार से रही हैं। जॉर्ज कीट का जो जन्म है वो सिंघली, किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से वो भारतीय बताए जाते हैं। उच्च शिक्षा के लिए जॉर्ज कीट ने कैंडी के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु कला में विशेष रुचि होने के कारण पढ़ाई वो जो है ट्रिनिटी कॉलेज से छोड़ देते हैं। सन 1926 ईस्वी में, कब 1926 में जॉर्ज कीट ने चित्रकला के प्रति समर्पित रहने लगे थे। जॉर्ज कीट ने हिंदू और बौद्ध धर्म, कला और साहित्य का जो है वो गंभीर अध्ययन किया है। जॉर्ज कीट की कला में भारत, यूरोप, श्रीलंका और कला में शैलियों का विशिष्ट सम्मिश्रण देखने को मिलता है। सन 1928 ईस्वी में जॉर्ज कीट को सिलोन आर्ट क्लब का जो है वो सदस्य मनोनीत किया गया। जॉर्ज कीट ने कृष्ण व गोपियों,
दृश्य चित्र तथा श्रीलंका के जनजीवन पे भी चित्रण का कार्य किया है। जाज कीट के बनाए चित्रों पर सेंजा, पाल गॉर्गिन और पिकासो का प्रभाव आपको देखने को मिल जाता है, वो दिखाई देता है। जाज कीट ने बौद्ध भिक्षुओं के जीवन का चित्रण भी किया है। जाज कीट की अमूर्तता चित्रों की रेखाओं का आधिक्य आपके इस समय के चित्रों में संश्लेषणात्मक घनवाद का जो है वो प्रभाव है। जाज कीट द्वारा बनाए गए स्थिर जीवन के चित्र पिकासो से जो है वो मिलते जुलते बताए जाते हैं। सन 1936 ईस्वी में 1936 में जाज कीट ने हिंदू पौराणिक आख्यानों तथा काव्यों के आधार पर चित्रण प्रारंभ किया। इसमें जयदेव कृति गीत गोविंद पर आधारित कृष्ण लीला की प्रणय लीलाओं का विषय वस्तु प्रमुख बताया जाता है। और आगे बढ़े मित्रों तो कहा जाता है जाज कीट की वर्षा विहार श्रेष्ठ कृति होती है। सन 1939 ईस्वी के लगभग जाज कीट ने कोलंबो में गौतमी विहार में गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र को अंकित किया, जो तैलीय माध्यम में आपकी कला का सर्वोत्तम उदाहरण बताया जाता है। सन 1943 ईस्वी में श्रीलंका के ग्रुप 43 की स्थापना हुई और जाज कीट इसके संस्थापक सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। सन 1943 में क्या आता है, श्रीलंका में ग्रुप 43 की स्थापना होती है, उसके संस्थापक सदस्य जाज कीट होते हैं। जाज कीट के जीवन चित्रों की प्रेरणा हिंदू और बौद्ध कथाएं रही हैं मित्रों। जाज कीट के जीवन कथाएं, नायिकाएं, राग रागनी, कृष्णलीला, श्रीलंका के जनजीवन और प्रकृति से संबंधित चित्रों का अंकन किया है मित्रों इन्होंने। और आगे बढ़ा जाए तो कहा जाता है जाज कीट के गीत गोविंद के चित्र जो है वो विशेष फेमस हो जाते हैं, विशेष प्रसिद्ध हो जाते हैं। जाज कीट की कला पर सेजान, गॉर्गिन, पिकासो के साथ अजंता जो है शिगेरिया, चोलकालीन कांस्य प्रतिमा, केंडी की लोक कला, दक्षिणी भित्तीय चित्रों पर रविन्द्रनाथ ठाकुर का प्रभाव, ये सब देखने को आपको मिल जाता है। जाज कीट ने सेजान से वस्तुओं के ढांचे को समझा है, गार्गिन से उन्होंने रंग के एकेंद्रीकरण की अनुभूति ली है और अजंता तथा सिगरिया से रेखा का शास्त्रीय मूर्धन्य भी सीखा है। दक्षिणी भारत की कांस्य प्रतिमाओं से लय और गतिमय ओज का अनुभव प्राप्त भी इन्होंने किया है। लोक कला से अस्पष्ट अभिव्यक्ति की पद्धति भी अपनाई है और रविन्द्रनाथ ठाकुर से सहजता का गुण भी प्राप्त किया है। किसने? जाज कीट ने। तो ये नाम जाज कीट का था। आगे जैनुअल आब्दीन की बात करते हैं। जैनुअल आब्दीन का जन्म जो है 1917 में होता है मित्रों। कहाँ पे? बांग्लादेश में होता है। जैनुअल आब्दीन का महत्व कला के साथ भारतीय आधुनिक कला के विषय में अग्रणी भूमिका निभाने वालों के रूप में रहा है। जैनुअल आब्दीन ने 40 वर्षों तक कला सृजन किया है। जैनुअल आब्दीन की आरंभिक कृतियों में गरीबी और दुखी लोगों का चित्रण मिलता है। 1943 में बंगाल के अकाल से आप बहुत द्रवित हुए थे। जैनुअल आब्दीन ने रेखा चित्रों में दुष्स्वप्न जैसा एक प्राकृतिक विपक्ष को जो है अभिव्यक्ति दी है। इन रेखांकनों को जैनुअल आब्दीन स्याही से रेखांकित करते हैं और इसमें ऊर्जापूर्ण गति और जीवंतता भी दिखाई देती है। उदाहरण के रूप में मनपुरा आइलैंड 1970 नामक कुंडलित चित्र आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैनुअल आब्दीन ने कला के लिए जो है सिद्धांत में कभी विश्वास नहीं किया, क्योंकि आपने संवेदनशील कला को दैनिक जीवन से संबंधित बताया है। सन 1947 में जैनुअल आब्दीन कोलकाता से बांग्लादेश तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान चले जाते हैं मित्रों। अगला नाम प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर का है। वाल्टर लैंगहैमर की अगर बात करते हैं 1937 में बम्बई यानी मुंबई आने से पूर्व प्रोफेसर लैंगरहैमर वियना ऑस्ट्रिया से स्टेट कॉलेज ऑफ आर्ट्स में कला अध्ययन करते थे। मुंबई में कला जगत के वे व्यक्ति चित्रकार और दृश्य चित्रकार के रूप में विख्यात हुए हैं। कला की दृष्टि से लैंगहैमर उत्तर प्रभाववादी शैली के अनुयायी बताए जाते हैं। उत्तर प्रभाववादी शैली कृष्ण हावलाजी आरा तथा सैयद हैदर रजा पर उनका विशेष प्रभाव पड़ता है। रजा से वोल्टर लैंगहैमर ने गुरु शिष्य का संबंध था, तो रजा यानी सैयद हैदर रजा से वाल्टर लैंगहैमर का गुरु शिष्य का संबंध रहा, यानी रजा गुरुजी रहे हैं और जो लैंगरहैमर रहे हैं वो शिष्य रहे हैं। प्रोफेसर वाल्टर लैंगरहैमर टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रकाशनों का भी आर्ट डायरेक्टर का कार्य किए हैं। वे स्वतंत्र होने के उपरांत भारत के स्वतंत्र होने के उपरांत प्रोफेसर लैंगहैमर विशेष रूप से अभिव्यंजनावादी कला का प्रचार भी किए हैं। अब कुछ कलाकार हैं, खास कलाकार, उनका जन्म और मृत्यु एक साइड में लिखा हुआ है। इसे देखना और जल्दबाजी में देखने का प्रयास मत करना। बहुत बार पूछा जाता है, जैसे पहला नाम अवनी बाबू का है, अवनींद्रनाथ टैगोर, जन्म 1871, मृत्यु 1951। असित कुमार हालदार 1890, 1964 में मृत्यु। छतीन्द्रनाथ मुजुमदार, जन्म 1891, मृत्यु 1975। शैलेंद्र नाथ डे, जन्म 1890, मृत्यु 1971। के बंगटप्पा की बात होगी, 1887 जन्म और
1965 में जो है दुखद निधन होता है। अब्दुल रहमान चगुतई की अगर बात आती है तो AR चगुतई साहब का जो जन्म है मित्रों वो 1900 नहीं 1896 में है, मृत्यु 1975 में है। शारदा चंद उकील की बात आती है 1888 में जन्म और 1940 में जो है दुखद निधन होता है। मुकुल चंद डे की बात आती है सन 1895 में जन्म और 1989 में जो है इनका दुखद निधन होता है। मनीषी डे की बात आती है 1912 में जन्म और 1967 में दुखद निधन होता है। सुधीर रंजन खासदगिर की बात आती है सन 1907 में जो है जन्म और 1974 में इनका दुखद निधन होता है। राम गोपाल विजयवर्गीय की बात करते हैं तो राम गोपाल विजयवर्गीय सन 1905 में जन्म और 2003 में दुखद निधन होता है। नंदलाल बोस की बात करते हैं 1882 में जन्म और 1966 में दुखद निधन होता है। यामिनी रंजन राय की बात करते हैं 1887 में जन्म और 1972 में इनका दुखद निधन होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात होगी 1861 में जन्म और 1941 में दुखद निधन होता है। गगनेन्द्रनाथ टैगोर की बात आएगी 1867 में जन्म और 1938 में जो है दुखद निधन होता है। रविशंकर एम रावल की बात आती है 1892 में जन्म और 1979 में जो है दुखद निधन होता है 1979। अमृता शेरगिल की हम बात करते हैं तो अमृता शेरगिल का जन्म जो है 1913 में हुआ और मृत्यु जो है 1941 में होती है। सैलोज मुखर्जी जन्म 1907 में और दुखद निधन की बात आती है तो 1960 का सन लिया जाता है। निकोलस रोरिक की बात आती है 1974 में जन्म और 1947 में दुखद निधन होता है। जॉर्ज कीट की बात है 1901 में जन्म और 1993 में जो है दुखद निधन होता है। जैनुल आब्दीन की बात करते हैं 1917 में जन्म और 1976 में जो है इनका दुखद निधन होता है। अर्नेस्ट वेनफील्ड हैबल की बात करते हैं तो 1861 में जन्म और 1934 में दुखद निधन होता है। कनू देसाई की बात करते हैं 1907 में जन्म और 1980 में दुखद निधन होता है। शमरेंद्र नाथ गुप्त की बात करते हैं जन्म 1887 में है और मृत्यु की बात करते हैं तो 1964 में इनका दुखद निधन होता है। तो ये कुछ खास कलाकार थे जिनका संबंध सीधे कला और जन्म से रहा है। अब बंगाल स्कूल के कुछ कलाकार और उनकी चित्र श्रृंखलाओं को देख लेते हैं। जैसे आपने खूब सुना होगा अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम। अवनींद्रनाथ टैगोर की जो चित्र श्रृंखलाएं हैं मित्रों उसमें कृष्ण लीला चित्र श्रृंखला है, मुगल चित्र श्रृंखला है, मास्क सीरीज है, कृष्ण मंगल चित्र श्रृंखला है, अरेबियन नाइट्स सीरीज है, बर्ड सीरीज है, ताज चित्र श्रृंखला है, फाल्गुनी चित्र श्रृंखला है और दार्जिलिंग चित्र श्रृंखला महत्वपूर्ण है जिसको आवनी बाबू के द्वारा उकेरा गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या लिख सकते हैं, जरूरी। अगला नाम असित कुमार हालधार का है मित्रों। असित कुमार हालधार की बात करते हैं तो उमर खय्यम की रुबाइयाँ हैं, छितिन्द्रनाथ मजूमदार की चैतन्य श्रृंखला है, शैलेन्द्र नाथ डे की मेघदूत चित्रावली है, के वेंकटप्पा की भिक्षा मांगते हुए बुद्ध और राम द्वारा हनुमान को मुद्रा अर्पण की बात हो रही है। मोहम्मद अब्दुल रहमान चगुतई की अगर बात करते हैं मित्रों तो इनकी ग्लूमी राधिका एक अच्छी चित्र श्रृंखला बताई जाती है। शारदा चंद उकील की बात करते हैं तो इनकी चित्र श्रृंखला बुद्ध के जीवन पर चित्र श्रृंखला है मित्रों। मनीषी डी की बात करते हैं तो भारतीय कुमारी चित्र श्रृंखला इनकी है। सुधीर रंजन खासदगिरी की हम बात करते हैं तो माँ और शिशु इनकी चित्र श्रृंखला है। तूफान में यात्रा चित्र श्रृंखला है और बाउल डांस भी बहुत अच्छी चित्र श्रृंखला है सुधीर रंजन खासदगिर की। राम गोपाल विजयवर्गीय की बात करते हैं तो राधा का श्रृंगार इनका चित्र श्रृंखला है। नंदलाल बसु की बात करें तो गंगा अवतरण है, गांधी की दांडी यात्रा है और नटीर पूजा इनकी बढ़िया चित्र श्रृंखला बताई जाती है। यामिनी रंजन राय की हम बात करते हैं तो ईशा मसीह श्रृंखला इनकी अच्छी श्रृंखलाओं में है। कृष्ण और राधा श्रृंखला है, माँ और शिशु श्रृंखला है, मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला भी यामिनी रंजन राय का ही है। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, स्त्री मुखाकृति इनकी बहुत अच्छी चित्र श्रृंखला है। मशीन मैन चित्र श्रृंखला है और ट्रीज जो है इनकी चित्र श्रृंखलाएं हैं, पेड़ ट्रीज। अगला गगनेन्द्रनाथ ठाकुर की या गगनेन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो आंधी में तूफान इनकी चित्र श्रृंखला है। अर्जुन और चित्रांगदा इनकी चित्र श्रृंखला है। और माया कानन की बात करते हैं तो माया कानन भी गगनेन्द्रनाथ ठाकुर की चित्र श्रृंखला होती है। और आगे बढ़ा जाए मित्रों, अमृता शेरगिल की बात करते हैं तो पर्वतीय स्त्री है, ब्रह्मचारी है, बधू का श्रृंगार है, बाइंड टॉयलेट और फल बेचने वाले, ये चित्र श्रृंखलाएं जो है अमृता शेरगिल के द्वारा बनाई जाती। आगे बढ़ा जाए मित्रों, शैलोज मुखर्जी की हम बात करते हैं। कह रहा है पतझड़ की तूफानी हवा और फसल स्वप्न, ये किसकी रचना है? तो पतझड़ की तूफानी हवा और फसल स्वप्न जो है उस शैलोज मुखर्जी की बढ़िया रचना बताई जाती है। निकोलस रोरिक की बात करते हैं, हिमालय श्रृंखला बहुत अच्छी रचना है। जॉर्ज कीट की हम जब बात करेंगे, जॉर्ज कीट जो है इनकी एक चित्र श्रृंखला गीत गोविंद होती है। आप जैनुल आब्दीन की बात करोगे, मनपुरा आइलैंड 1970, मनपुरा आइलैंड 1970 किसकी चित्र श्रृंखला है? तो जैनुल आब्दीन बनता है। और कनू देसाई की बात करते हैं तो भारत माता, वट सावित्री, राधा कृष्ण, ये जो चित्र श्रृंखलाएं हैं ये कनू देसाई के द्वारा बनाई गई चित्र श्रृंखलाएं हैं। तो मित्रों ये कुछ खास कलाकार थे जिनको आपने देखा है। इसका स्थापना हुआ, इस ग्रुप का उदयपुर
अरे भैया, उदय प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई के शिथिल होने के पश्चात 1957 में बॉम्बे ग्रुप अस्तित्व में आया। इसमें पैग के कुछ पूर्व सदस्य जैसे हैब्बर हैं, आरा है, गौड़े हैं। इनके अतिरिक्त एस.डी. चावड़ा, डी.जी. कुलकर्णी, वी.एस. गोयतोंडे, मोहन सामंत और एस.पी. फॉलसीलकर के साथ बाबूराम शांडे वेलकर और हर कृष्ण लाल जो है इस ग्रुप के सदस्य बनते हैं। इस ग्रुप द्वारा 6 विशाल कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है मित्रों। के हेबार दिन प्रतिदिन के जीवन के, कृष्ण केंटागिरी हेबार दिन प्रतिदिन के जीवन की घटनाओं का चित्रण असाधारण संयोजन तथा रंगों का विशिष्ट टेक्सचर के माध्यम से करते हैं। पालसीकर ने विचित्र, रहस्यात्मक, भावपूर्ण के साथ साथ भारतीय शैली का विकास भी किया है। मोहन सामंत ने आकारहीन संयोजन में गुण विषय वस्तुओं को जो है अपना लक्ष्य माना है। गांडे ने विषय वस्तुओं में टेक्सचर का प्रयोग किया है और हरिकृष्ण लाल ने अभिव्यंजनावादी प्रभाव लिए हुए भूदृश्यों का चित्रांकन चटक रंगों में किया है। गोयतोंडे ने अमूर्तन्य के तत्वों का महत्व दिया है। बॉम्बे ग्रुप के कलाकारों ने आधुनिक शैली, विशेषतः अमूर्त अभिव्यंजनावादी शैली को विशेष महत्व दिया है। अकबर पदमसी, जहांगीर छाबरावाला, तैयब मेहता, होमी पटेल आदि ने भी बॉम्बे ग्रुप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1962 की बात आती है तो लगभग यह ग्रुप जो है निष्क्रिय हो जाता है। 62 में अस्तित्व में कब आता है? तो अस्तित्व में आप जानते हैं कि बॉम्बे ग्रुप अस्तित्व में आता है 1957 के आसपास और 62 में ये पूर्ण रूप में लगभग 5वें साल अस्तित्व विहीन हो जाता है, यानी निष्क्रिय हो जाता है। और आगे चले, अगला ग्रुप आता है तुलिका कलाकार परिषद, जो उदयपुर में एस्टेब्लिश होता है 1958 में। 1958 में यह परिषद नियमित वार्षिक प्रदर्शनी के अतिरिक्त देश के विभिन्न राज्यों में भी समूह और एकल प्रदर्शनियां जो है कर चुकी है। तुलिका कलाकार परिषद संस्थापक मंडल में 4 दूरदर्शी कल्पनाशील व्यक्ति थे। शिक्षा शास्त्री वी.वी. जॉन, सुविख्यात कलाकार गोवर्धन लाल जोशी, परमानंद चुएल और मोनी शान्याल, ये चारों लोग मिलकर के फाइनली तुलिका कलाकार परिषद की स्थापना किए थे। राजस्थान में यह सर्वप्रथम पंजीकृत कलाकार ग्रुप होता है। तो राजस्थान में सबसे पहले पंजीकृत ग्रुप कौन होता है मित्रों? तो वो आपका तुलिका कलाकार परिषद होता है। इस ग्रुप का उद्देश्य कलाकारों को एक मंच पर संगठित करना, प्रदर्शनी आयोजित करना, सेमिनार और वैचारिक आदान प्रदान के लिए करना और उसके साथ जो है कलाकार और दर्शकों में तारतम्य स्थापित करना भी रहा है। तो ये तो आपके तुलिका कलाकार परिषद की बात हो गई। अब ग्रुप 1890 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 1890 नाम होता है ग्रुप 1890। 1962 में दिल्ली और मुंबई के कुछ कलाकारों की बैठक भावनगर गुजरात में होती है। ग्रुप 1890 की स्थापना जे स्वामीनाथन ने की। ये शब्द कई बार पूछा गया आपकी परीक्षा में, इस पे डबल स्टार रखिएगा। ग्रुप 1890 का नाम देने के पीछे क्या कारण था? यह जिस भवन में स्थापित हुआ था उसका मकान नंबर 1890 था, इसलिए इस ग्रुप का नाम 1890 हो गया। ग्रुप 1890 की स्थापना किसके मकान पर हुई थी? तो जे पांड्या के मकान पे 1890 में नहीं हुई है भाई। ग्रुप का जो 1890 है ये आपका 1963 में अस्तित्व में आता है, याद रखिएगा। मकान नंबर 1890 होता है, इसलिए इसका नाम ग्रुप 1890 हो जाता है। ग्रुप 1890 को अनौपचारिक रूप से औपचारिक रूप से स्वीकृति जो है 1963 में नई दिल्ली में मिल जाती है। ग्रुप 1890 का कैटलॉग अति यथार्थवादी कवि और मैक्सिको के राजदूत ऑक्टेवियो पाज ने किया था मित्रों। ग्रुप 1890 के सदस्यों की प्रथम और अंतिम प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में रविंद्र भवन दिल्ली में हुई है, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ग्रुप 1890 में कुल 12 सदस्य शामिल होते हैं मित्रों। 12 सदस्य का नाम आप पहले अच्छे से देखो। 12 सदस्य में कौन कौन होता है? जे स्वामीनाथन होते हैं, जयराम पटेल होते हैं, राजेश मेहरा होते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख होते हैं, राघव कनेरिया होते हैं, हेमंत शाह होते हैं, ज्योति भट्ट होते हैं, अंबादास होते हैं, एम रेड्डप्पा नायडू होते हैं, बालकृष्ण पटेल होते हैं, एस.जी. निगम होते हैं और एरिक वोवेन होते हैं। तो यही 12 लोग मिलकर के ग्रुप 1890 की स्थापना करते हैं। अब जे स्वामीनाथन का नाम आप
कई जगह देख चुके हैं, तो थोड़ा सा जे स्वामीनाथन के बारे में पढ़ लिया जाए। जे स्वामीनाथन की अगर बात आती है मित्रों, तो इनका कार्यकाल जो है 1928 से 1994 तक होता है। जगदीश स्वामीनाथन का जन्म 21 जून 1928 को शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। जे स्वामीनाथन मूलतः तमिल के थे। इनकी जो आरंभिक शिक्षा है ये शिमला में हुई। जे स्वामीनाथन कला शिक्षा दिल्ली पॉलिटेक्निक में सैलोज मुखर्जी और भावेश चंद्र सान्याल के निर्देशन में करते हैं। जीवन के आरंभिक समय में स्वामीनाथन भारतीय कार्टूनिस्ट पार्टी से भी जुड़ जाते हैं। भारतीय कार्टूनिस्ट पार्टी, अरे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ते हैं भाई। 1950 के दशक में स्वामीनाथन ने लेफ्ट पत्रिका में प्रचारक या पत्रकार के रूप में कार्य किया। उसके साथ कला आलोचक के रूप में भी कार्य किया है। तो 1950 के आसपास लेफ्ट पत्रिका में पत्रकार और आलोचक के रूप में जो है कार्य किए हैं। जे स्वामीनाथन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट के न्यासी और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस के मेंबर भी रहे। 1963 ईस्वी में जे स्वामीनाथन के नेतृत्व में कलाकार ग्रुप 1890 की स्थापना हो जाती है। मजदूर आवाज नामक कला पत्रिका का संपादक जे स्वामीनाथन ने किया है। जगदीश स्वामीनाथन ग्राफिक कलाओं के अध्ययन के लिए जो है वारसा यानी पोलैंड भी जाते हैं। जगदीश स्वामीनाथन ने 1966 में दल के प्रचार के लिए कांट्रा पत्रिका का प्रकाशन भी किया है। जे स्वामीनाथन की चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक कला, लेखन और पत्रकारिता में जो है समान अधिकार है, यानी इस पे महारत हासिल है। 1890 में जे स्वामीनाथन को भारत भवन भोपाल के रूपांकर संग्रहालय स्थापित करने हेतु भी आमंत्रित किया गया था। भारत भवन आप जानते हैं भोपाल में है, उसका रूपांकन संग्रहालय बनाने के लिए भी बुलाया जाता है। जे स्वामीनाथन ने ओम, स्वास्तिक, कमल, लिंग, सर्प और हाथ के छापा का प्रयोग किया, जिसमें बड़े अक्षरों तथा गहरे तीखे रंगों का गाढ़ा प्रयोग किया गया। जगदीश स्वामीनाथन काल्पनिक ज्यामितीय चित्रण करते थे। इस चित्रों में उन्होंने अंतरिक्ष की ज्यामिति भी कहा है। जे स्वामीनाथन ने आदिवासी लोक शैली कला रूपों का सुंदर जो है संग्रह रूपांकर कला संग्रहालय के रूप में भी स्थापित करने का काम किया है। जे स्वामीनाथन गौड़ व भील जाति के लोक कलाकार को भी प्रोत्साहित करने का काम किए हैं। तो गौड़ और भील जाति की लोक कलाकारों को जो है लोक कलाओं का भी प्रोत्साहन करने का काम जे स्वामीनाथन का रहा है। 1981 में जगदीश स्वामीनाथन ने युवा गौड़ आदिवासी लोक कलाकार जनगढ़ सिंह श्याम को भारत भवन में परिचय करवाया था। यानी परिचय करवाने की बात हो गई बहुत आगे, इनको कई लोगों से परिचय करा दिए, यानी इनका उत्साह वर्धन कर दिए, तो अच्छी बात है। 1982 में जनगढ़ सिंह श्याम को भारत भवन में ग्राफिक आर्टिस्ट की नियुक्ति भी हो जाती है और जनगढ़ सिंह श्याम जो है गौड़ कलाकारों में कागज व कैनवास पे जो है चित्रण करने वाले प्रथम कलाकार बताए जाते हैं। स्वामीनाथन की कलाकृतियों में कैलीग्राफी का प्रभाव देखने को मिलता है। जे स्वामीनाथन के प्रमुख चित्रों में बर्ड एंड माउंटेन की बात है, लिली बाई माई बड़ो की बात है, मैन गम की बात है, अनंत यात्रा की बात है, श्री गणेश की बात है, ट्राइबल सीरीज की बात है, ट्राइबल मोडेप्स की बात हो रही है, वर्ड एंड ट्री की बात हो रही है, माउंटेन सीरीज की बात हो रही है, मिनिएचर पेंटिंग की बात हो रही है और जर्नी वन की बात हो रही है। तो ये सब दृश्य जो है जे स्वामीनाथन के द्वारा बनाया गया है। याद रखिएगा, जे स्वामीनाथन 1994 में दुखद निधन होता है, शांत हो जाते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ये तो नाम जे स्वामीनाथन का हो गया, जो ग्रुप 1890 में संस्थापक सदस्यों के रूप में जाने जाते हैं। आगे चलें, कलाकार का और नाम पढ़ते हैं, जयराम पटेल। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1930 से 2016 तक का होता है मित्रों। जयराम पटेल 20 जून 1930 को गुजरात के सोजित्र में फाइनली इनका जन्म हुआ है। जयराम पटेल 1950 से 1955 के मध्य जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में कला की शिक्षा लेते हैं। जयराम पटेल 1957 से 1962 तक सेंट्रल स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लंदन में जो है टाइपोग्राफी और पब्लिसिटी डिजाइन का प्रशिक्षण लेते हैं। जयराम पटेल 3 भित्तीय माध्यमों में सृजन करते थे मित्रों। 3 भित्तीय माध्यम में सृजन करते थे, एक तो श्वेत साम रेखांकन, बोर्ड और कैनवास पे चित्रण, और ब्लोटार्च ऑनबोर्ड, जो कला क्षेत्र में अपनी पृथक पहचान रही है उस पे भी काम किए। जयराम पटेल 2 भिन्न माध्यमों में विशिष्ट कार्य करते थे। स्याही से कागज पर रेखांकन और लकड़ी और धातु प्लेट पे रिलीफ का भी काम बहुत बढ़िया रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद और ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, उसके साथ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अहमदाबाद में भी डिजाइन कंसल्टेंट के रूप में जो है जयराम पटेल ने अपनी सेवा दी है। वह प्रसिद्ध कलाकार जो अपनी जली जलाई लकड़ी के शिल्पों के लिए प्रसिद्ध था मित्रों, यही लाइन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो जयराम पटेल ही थे। जली जलाई लकड़ी पे खूब ज़्यादा काम किए। आप जानते हैं 2016 में इनका दुखद निधन हुआ है।
आगे बढ़ते हैं, ज्योति भट्ट की बात करते हैं तो ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट, जिसे ज्योति भट्ट के रूप में जाना जाता है, इनका जन्म 12 मार्च 1934 को भावनगर गुजरात में हुआ था। ज्योति भट्ट को सुप्रसिद्ध चित्रकार, प्रिंट मेकर और ग्रामीण भारतीय संस्कृति के छापा चित्र या छायाचित्र प्रलेखीकरण करने वाले कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। ज्योति भट्ट की कला शिक्षा 1953 ईस्वी से 1956 ईस्वी के मध्य एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में हुई है। ज्योति भट्ट 1953 में वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान के भित्तीय चित्रण का प्रशिक्षण भी लेते हैं। ज्योति भट्ट 1964 से 1966 ईस्वी में प्रांत इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क ग्राफिक कला का प्रशिक्षण भी लेने गए थे। 1985 ईस्वी में ज्योति भट्ट हेलोग्राफी के मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन हेतु भी लंदन जाते हैं। ज्योति भट्ट का प्रारंभिक सृजन जो है पोप कला के समान आकर्षक और रंगीन रहा है मित्रों। ज्योति भट्ट का प्रिय माध्यम जो है वो प्रिंट मेकिंग रहा है, प्रिंट मेकिंग था। ज्योति भट्ट विभिन्न माध्यमों में एचिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, सेरीग्राफी, फोटोग्राफी, हेलोग्राफी, चित्रण का म्यूरल आदि में भी सिद्धस्त रहे हैं, यानी इस पे भी खूब ज्यादा काम किए हैं। पेंटिंग, ग्राफिक, फोटोग्राफी ज्योति भट्ट का महत्वपूर्ण माध्यम बताया जाता है। वर्तमान में ज्योति भट्ट बड़ौदा में डिजिटल प्रिंटिंग और होलोग्राफी में भी कार्य कर रहे हैं। ज्योति भट्ट 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकृत भी हो चुके हैं। ज्योति भट्ट की प्रसिद्ध कलाकृतियों की अगर बात करते हैं, लैंपस आता है, स्टिल लाइफ आता है, विद पेरट आता है, प्रॉब्लम आता है, वणी थणी आता है, ऑफ फेस की बात हो रही है, राम की बात हो रही है, वर्षा ऋतु की बात हो रही है, जल की बात हो रही है, थल की बात हो रही है, नभ की बात हो रही है, तोताराम जी की बात हो रही है, हरिजन गर्ल्स की बात हो रही है और पैटर्न्स की बात हो रही है। तो ये सब बढ़िया जो रचनाएं हैं ये ज्योति भट्ट की अच्छी रचनाओं में शुमार है। नाम याद रखना है, 12 मार्च 1934 भावनगर गुजरात में जन्म हुआ और वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से भित्तीय चित्रण को जो है सीखने का काम किया। और आगे चला जाए कलाकार और अंबादास, 1922 से 2012 तक का इनका टाइम पीरियड होता है। अंबादास का जन्म अकोला महाराष्ट्र में 1922 में हुआ था। अंबादास ने कहाँ रहकर कार्य किया, तो दिल्ली में रहकर के फाइनली कार्य किया। अंबादास कब भारत छोड़ करके ओस्लो यानी नॉर्वे में बस गए, तो वर्ष 1972 में बस गए थे। अमूर्त चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो अंबादास का नाम अमूर्त कलाकार के रूप में, अमूर्त चित्रकार के रूप में जाना जाता है। अंबादास किस पश्चिमी कलाकार के चित्रण कार्य से काफी प्रभावित थे, तो विंसेंट वैन गॉग और कॉन्डिस्की के प्रभाव से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे। अंबादास की अगर बात आती है तो अंबादास महाराष्ट्र से दिल्ली कब आए मित्रों, तो 1960 में आ गए। अंबादास किस कलाकार समूह के सदस्य होते हैं, तो ग्रुप 1890 के सदस्य होता है अंबादास हो जाएं, एस.जी. निगम हो जाएं, एरिक वावेन हो जाएं, एम डेरप्पा नायडू हो जाएं, ये सब आपके ग्रुप 1890 के सदस्य। अंबादास चित्रकला का डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से प्राप्त करते हैं। अंबादास के प्रमुख चित्रों की अगर बात आती है तो पहरेदार कैनवास पे तैलीय माध्यम में बनाया है 1966 में, बढ़िया रचना है। समय की तलछट, बढ़िया रचना है, कैनवास पे तैलीय माध्यम में अंबादास ने बनाया है। और रूप भेद की अगर बात आती है, कैनवास पे तैलीय रंग में बनाया है और अंबादास का बढ़िया दृश्य होता है। तो ये भी नाम अंबादास का हो गया। और आगे चलते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख की बात आती है। जी.एम. शेख, गुलाम मोहम्मद शेख की अगर बात आती है मित्रों, 1937 में इनका जन्म होता है। जी.एम. शेख का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो 16 फरवरी 1937 को सुरेंद्र नगर गुजरात में इनका जन्म हुआ। जी.एम. शेख किस रूप में प्रख्यात है मित्रों, तो अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार, लेखक और कला समालोचक के रूप में भी नाम जाना जाता है। गुलाम मोहम्मद शेख ने कला अध्ययन किया, तो प्रारंभ में ललित कला संकाय बड़ौदा, तत्पश्चात रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लंदन में इन्होंने कला शिक्षा ग्रहण की। गुलाम मोहम्मद शेख ने 1960 में अपना करियर की शुरुआत किस रूप में की मित्रों, तो 1960 में जी.एम. शेख ने चित्रों की पहली एकड़ प्रदर्शनी भी जहांगीर आर्ट गैलरी में लगाई। और अपने करियर की अगर शुरुआत की बात आती है तो ललित कला संकाय एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में कला शिक्षक के रूप में ये अपनी करियर की स्टार्टिंग करते हैं। 1987 से 2002 तक गुलाम मोहम्मद शेख शिकागो कला संस्थान में विजिटिंग आर्टिस्ट के रूप में भी कार्य किए हैं और ग्रुप 1890 के सक्रिय सदस्य जी.एम. शेख होते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख होते हैं। आप जानते हैं जे स्वामीनाथन हो गए, जयराम पटेल हो गए, राजेश मेहरा हो गए, गुलाम मोहम्मद शेख हो गए, राघव कनेरिया हो गए, हिम्मत शाह हो गए, ज्योति भट्ट हो गए, अंबादास हो गए, ये सब नाम जो है ग्रुप 1890 से ही जुड़ा हुआ है। और आगे चला जाए तो आगे कहा जाता है गुलाम मोहम्मद शेख। गुलाम मोहम्मद शेख कला शिक्षक और कला इतिहासकार भी थे मित्रों। विख्यात चित्र कश्मीर किसका शाही कुला स्याही 2005 में है, जी.एम. शेख के द्वारा बनाया गया। कौन कलाकार मैम्पा मुंडी दुनिया का मध्य यूरोपीय नक्शा श्रृंखला पे कार्य किया मित्रों, तो गुलाम मोहम्मद शेख ने कार्य किया।
नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य को जैसे छोटे छोटे मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, इनकी रचना है। तो गुलाम मोहम्मद शेख की बढ़िया रचना बताई जाती है। वर्ष 2003 का कागज पर गूआश माध्यम, वर्ष 2003 का कागज पर गूआश माध्यम में निर्मित चित्र एक अचंभा देख रे भाई, एक अचंभा देख रे भाई चित्र का चित्रकार कौन है? तो जीएम शेख हैं, गुलाम मोहम्मद शेख हैं। गुलाम मोहम्मद शेख अपनी कलाकार पत्नी नीलिमा शेख के साथ कहाँ रहते हैं मित्रों? तो बड़ौदा में रहते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख को ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिलता है? 1962 में दिया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार गुलाम मोहम्मद शेख को कब दिया जाता है मित्रों? तो पद्मश्री का सम्मान गुलाम मोहम्मद शेख को 1983 के आसपास दिया जाता है। कालिदास सम्मान की अगर बात आती है, गुलाम मोहम्मद शेख को कब दिया गया मित्रों? तो 2002 में दिया गया। गुलाम मोहम्मद शेख को कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सबको नवाजा गया मित्रों। तो पद्म भूषण इन्हें 2014 के आसपास दिया जाता है। शेख द्वारा लिखित 1994 में गुजराती कविताओं का संग्रह क्या होता है? तो अथवा होता है, अथवा, याद रखिएगा। और आगे चलते हैं तो किस कलाकार के घर जतन शीर्षक के गद्य श्रृंखला लिखी है मित्रों? तो गुलाम मोहम्मद शेख ने लिखी है। कला पत्रिका वृश्चिक का संपादन किसने किया? तो जीएम शेख के द्वारा ही किया जाता है, यानी गुलाम मोहम्मद शेख ने ही किया है वृश्चिक पत्रिका 1960 अरे 1969 से 1973। और आगे चलते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख पेंटर, प्रिंट मेकर के साथ साथ लेखक, कवि और कला समीक्षक भी हैं। गुलाम मोहम्मद शेख की शैली पर भारतीय लघु चित्रकला का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। और गुलाम मोहम्मद शेख के चित्रों में स्वप्न, फंतासी और यथार्थ का मिश्रण दिखाई देता है। प्रख्यात चित्र बोलती क्षण के स्पीकिंग स्ट्रीट्स और शहर बिकाऊ है, यह चित्र 1981 में आरंभ होकर के 1984 ईस्वी में पूर्ण हो जाता है। किसका है? तो गुलाम मोहम्मद शेख का बढ़िया दृश्य बताया जाता है। गुलाम मोहम्मद का प्रसिद्ध चित्र जो है शहर बिकाऊ है मित्रों। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित रखा है, शहर बिकाऊ है। इसके साथ केंद्र में किस फिल्म को दर्शाते हुए दर्शाया गया इसमें? तो मित्रों शहर बिकाऊ है, इसमें जो है सिलसिला फिल्म को फाइनली मध्य बिंदु के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया। शेख ने अपने किस चित्र को गुजरात के दंगों से प्रेरित होकर के बनाया था? तो शहर बिकाऊ है, गुजरात के दंगों से प्रेरित होकर के दर्शाया था। मेघदूत की अगर बात आती है, 1988 कैनवास पे तैले रंग में दृश्य है, जीएम शेख के द्वारा बनाया गया मेघदूत दृश्य, याद रखिएगा। प्रसिद्ध चित्र निहारिका का चित्रकार कौन है मित्रों? तो जीएम शेख यानी गुलाम मोहम्मद शेख ही निहारिका के रचनाकार बनते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र द ट्री ऑफ लाइफ कैनवास पर तैलीय रंग का है, कहाँ सुरक्षित है मित्रों? तो बडेरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली में यह आपका देखने को मिल जाता है। तो ये नाम भी आपका जीएम शेख का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में याद रखना होगा। अब अगर आगे चला जाए तो आगे हम चलते हैं और टखमड़ 28 या फिर उदयपुर 1959 की बात हो तो 28 कलाकारों के समूह को 28 फरवरी को हिंदी वर्णमाला के किसी एक अक्षर का उच्चारण किया गया। टखमाड़ा 28 में लॉटरी पद्धति से एक एक करके 4 अक्षर उठाए गए और इस प्रकार टखमाड़ा अक्षर निकला। 8 कलाकारों के समूह को 28 तारीख को टखमड़ 28 नाम दे दिया गया। तो मित्रों 28 तारीख थी इसलिए इसका नाम टखमड़ 28 हो जाता है। लॉटरी पद्धति से फाइनली इसका नाम होता है टखमड़, ये याद रखिएगा। टखमड़ 28 उदयपुर के अतिरिक्त जयपुर, नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई आदि स्थानों पर समूह तथा सदस्यों की एकल प्रदर्शनी आयोजित हो चुकी है या कर चुका है। चित्रकला, मूर्तिकला, छापाकला शिविर टखमड़ के चित्रों में या टखमड़ के तत्वावधान में ही हो चुके हैं। लक्ष्मीलाल वर्मा, सुरेश शर्मा, विद्याधर उपाध्याय, रघुनाथ शर्मा, शबीब हसन काजी, ललित शर्मा आदि संस्थापक सदस्य जो है टखमड़ के होते हैं। तो ये नाम भी आपको याद रखना होगा। और आगे चला जाएगा तो एक ग्रुप और आता है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जो पैग है, ये जयपुर वाला 1970 में एस्टेब्लिश आता है। इस ग्रुप का प्रमुख उद्देश्य ऐसे कलात्मक वातावरण का निर्माण करना था जिसका सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व था। इस ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में मोहन शर्मा, डॉक्टर कन्हैया लाल वर्मा और आरबी गौतम प्रमुख बताए जाते हैं। इस ग्रुप द्वारा 1971 में भारत पाक युद्ध के समय पोस्टर और व्यंग्य चित्र जो है निःशुल्क बनाए गए थे। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर के सदस्यों द्वारा सामूहिक प्रदर्शनी माउंट आबू, बीकानेर, चूरू, अजमेर, नई दिल्ली, मद्रास, मुंबई, जयपुर आदि स्थानों पर भी कर चुके हैं। 1982 में भूरी सिंह शेखावत के चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर में ही किया गया था। तो ये बात भी आपको याद रखना है। आगे चला जाए, कलावृत्त जयपुर की बात आती है मित्रों। कलावृत्त की अगर बात आती है तो 1970 के आसपास का है। कालांतर में कलावृत्त नामक कला पत्रिका का प्रकाशन 1975 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। कलावृत्त के संस्थापक सदस्यों में डॉक्टर M.K. शर्मा,
सुमहेंद्र वीरेंद्र कुमार शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, रमेश ग्रामीण और कमल प्रसाद मिश्र के साथ साथ पुरुषोत्तम शर्मा, वीरेंद्र पाटनी, रमेश अरोड़ा आदि रहे हैं। इस ग्रुप द्वारा जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली आदि स्थानों पर समूह का एकल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। यह ग्रुप मूर्तिकला के विकास में अधिक रुचि ले रहा है। प्रतिवर्ष अखिल भारतीय मूर्तिकला शिविर के आयोजन में भी इसका खास योगदान होता है। इस ग्रुप द्वारा रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रतिमा रविंद्र मंच के सामने तथा न्याय देवी की प्रतिमा सत्र न्यायालय परिसर में भी स्थापित की जा चुकी है। तो ये तो बात आपके कलावृत्त जयपुर की हो गई। आगे बढ़ें, आज उदयपुर की बात कर लेते हैं। 1979 इस ग्रुप की स्थापना का मूल उद्देश्य समकालीन भारतीय कला के क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय कलाकारों को कला जगत में स्थापित करना है। आज उदयपुर में शैल चोयल, सुरजीत चोयल, भानु भारतीय, वसंत कश्यप, किरण मुंडिया, प्रभा शाह, त्रिलोक श्रीमाली और अब्बास बटलीवाला आदि प्रमुख सक्रिय सदस्य होते हैं। इस ग्रुप की कला गतिविधियों के संचालन हेतु जयपुर नहीं उदयपुर शहर के मध्य एक हवेली जो है क्रय किया गया यानी खरीदा गया, जहां थिएटर, चित्रशाला और ग्राफिक स्टूडियो को एस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यशालाएं, सेमिनार, सिंपोजियम आयोजित किए गए। इसमें मोलेला कला शिविर, श्रमिक शिविर और म्यूरल शिविर जो है ज़्यादा उल्लेखनीय बताए जाते हैं। तो ये आपका आज उदयपुर वाला हो गया। अब आगे चलते हैं, आकार अजमेर की बात करते हैं। आकार अजमेर 1991। तो इस ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में अनुपम भटनागर, सुभाष कुलहेरी, एल.एस. राठौर, प्रहलाद शर्मा, अमित राजवंशी और अनिल मोहन पुरिया हैं। आकार कलाकार समूह प्रतिवर्ष जयपुर और देश के विभिन्न प्रांतों में कला प्रदर्शनी आयोजित करता है। इसमें कुछ उल्लेखनीय कलाकार समूह उत्तर प्रदेश कलाकार संघ, संस्थापक सदस्य प्रणय रंजन राय, ब्रजमोहन जिज्जा, सुकुमार बोस, जय नारायण, रणवीर सक्सेना, आंध्र ग्रुप के प्रमोद चटर्जी और उनके शिष्य आनंद मोहन शास्त्री भी होते हैं। मद्रास ग्रुप के देवी प्रसाद राय चौधरी और केरल ग्रुप में आदि महत्वपूर्ण आते हैं और इसको जो है आगे बढ़ाने का काम करते हैं आकार को। और आगे चला जाए तो मद्रास चोलमंडलम कला परिषद की बात आती है। 1966 में मद्रास के कलाकार प्रभाववाद के पश्चात अभिव्यंजनावाद से प्रभावित होते हैं। 1944 में स्थापित प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन तथा 1946 में स्थापित साउथ इंडियन सोसाइटी ऑफ पेंटर्स ने भी कलाकारों को जो है समुदाय में बांट दिया है या बांधे रखा है। और आगे चला जाए मित्रों तो आगे कहा जाता है पनिक्कर ने हस्तशिल्प संघ की स्थापना की है। चोलमंडलम आर्टिस्ट ब्लज की स्थापना किस कलाकार ने की? तो केसीएस पनिक्कर के द्वारा किया गया। चोलमंडलम आर्टिस्ट ब्लज की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1966 में चेन्नई में हुई और 9 किलोमीटर दूर इंज मबक्कम गांव में फाइनली हुआ। चोलमंडलम आर्टिस्ट ब्लज कुल कितने एकड़ में फैला हुआ है मित्रों? तो 10 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। बाटिक कपड़े का उत्पादन भारत में सर्वाधिक हुआ है, तो बाटिक कपड़े का ज़्यादा उत्पादन चोलमंडलम आर्टिस्ट द्वारा ही हुआ है। और अन्य ग्रुप की बात कर लेते हैं तो अन्य ग्रुप में नाम आता है चार्ल्स फावरी 9 गुजराती स्कूल। 1958 से 60 के मध्य ग्रुप 7 और ग्रुप 9 का निर्माण हुआ। 1961 में अननोन ग्रुप का भी जो है स्थापना हो जाता है। 1967 में ग्राफिक कलाकारों ने ग्रुप 8 की भी स्थापना की। 1963 में यह ग्रुप 1890 सर्वाधिक चर्चित ग्रुप रहा और फिर याल नामक ग्रुप के सामने आने की बात कही जा रही है। पूछा गया मेवाड़ चित्रकला की प्राचीनतम कृति रूपासनाचर्यम की रचना कब हुई थी? नाम 1430 ईस्वी का है, 1451 ईस्वी का है, 1423 ईस्वी का है और 1412 ईस्वी का नाम दिया गया है। सही जवाब आपको बताना है मित्रों। अगर सही जवाब की बात करते हैं 1423 ईस्वी आंसर बनता है, बी इज द राइट आंसर बनेगा। मित्रों दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है डॉक्टर मोतीचंद के अनुसार प्रमुख राजस्थानी शैलियाँ कितनी हैं? नाम 2 का है, 4 का है, 3 का और 6 का विकल्प दिया गया।
मोतीचंद के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जो राजस्थानी शैली बनेगी वो कितनी बनेगी मित्रों? तो मोतीचंद के अकॉर्डिंग 3 ही शैलियाँ फाइनली खास होती हैं। तो विकल्प आपका बी सही जवाब बन जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है अपना। अगला क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछ रहा है राजस्थानी चित्रशैली का प्रारंभ कब से माना जाता है? राजस्थानी चित्रशैली का प्रारंभ कब से माना जाता है? नाम 15वीं शताब्दी का है, 17वीं शताब्दी का है, 16वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी का विकल्प दे दिया गया है। राजस्थानी शैली के जब प्रारंभ की बात आती है ना मित्रों, तो आपके पास जो आंसर्स बनता है ये 1550 का बनता है। तो 1550 मतलब 15वीं सदी बना। वैसे शुरुआत 1550 में हुआ, अंत इसका 1900 में हुआ, और जो शीर्षकाल होता है वो आपके 18वीं सदी में होता है। जो चरम पे रहता है वो 18वीं सदी रहता है। ये बात याद रखिएगा, कल की क्लास में आपने देखा है फाइनली। आगे चलें, 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया डॉक्टर आनंद कैडेश कुमार स्वामी ने उत्तर भारत में प्राप्त लघु चित्रों को कितने भागों में बांटा है? नाम 2 का है, 4 का है, 3 का है और 5 का नाम दिया गया। आनंद कैडेश कुमार स्वामी ने उत्तर भारत से प्राप्त लघु चित्रों को फाइनली कितने वर्गों में बांटा है? सही जवाब जो बनेगा वो 2 भाग बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाए। आगे चलेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है उदयपुर के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित सूरसागर के 122 लघु चित्र किस शासक के काल में चित्रित हुए हैं? नाम राजा कर्ण सिंह का है, कर्ण सिंह का है, अरे राजा राज सिंह का है, कुंभा का है, जय सिंह का है और संग्राम सिंह का विकल्प दे दिया गया है। 122 लघु चित्रों की अगर बात आती है मित्रों, उदयपुर के राष्ट्रीय संग्रहालय में मिलता है और जय सिंह के टाइम का फाइनली ये दृश्य बताया जाता है। तो राजा जय सिंह एकदम सही जवाब बनेंगे। बी के साथ आप राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर पे लाएंगे। आपसे कह रहा है मेवाड़ शैली के चित्रों की रंग योजना है। नाम सूफियाना है, चटक है, धुंधले हैं और मिली जुली का नाम दिया गया। मेवाड़ शैली के चित्रों की जो रंग योजना है वो कैसी है मित्रों? जब मेवाड़ की बात आती है तो आप जानते हैं मेवाड़ में चटक रंग योजना का प्रावधान किया गया है। तो सही जवाब जो बनता है वो मेवाड़ के लिए आपका चटक रंग योजना प्रधान बनता है। सी के साथ आपका राइट आंसर हो जाता है। मेवाड़ आप जानते हैं चौर पंचायत का उद्भव भी फाइनली यहीं से हुआ है। आगे चलेंगे, 7 नंबर प्रश्न आता है। राग रागनियों के चित्र के उदाहरण सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त होते हैं? नाम 1665 का अहोबल कृति संगीत परिजात है, 1625 का दामोदर मिश्र कृति संगीत दर्पण है, 1550 की गुजराती कल्पसूत्र है और 1614 से 40 की गीत गोविंद दीक्षित कृति संगीत सुधा है। आपसे पूछ लिया गया राग रागनियों के चित्रण के उदाहरण सर्वप्रथम कौन से ग्रंथ में मिलते हैं? तो वो ग्रंथ आपका होता है 1550 का गुजराती कल्पसूत्र। वहाँ पे आपके राग और रागनी दोनों अच्छे मात्रा में दर्शाए गए हैं। आगे चलें, 8 नंबर प्रश्न आता है। प्यारा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। सन 1648 ईस्वी में शाहबदीन नामक चित्रकार ने किस ग्रंथ का चित्रण किया? नाम रामायण का है, श्रीमद् भगवद गीता का है, कवि प्रिया का है और रस मंजरी का नाम दिया गया। 1648 में शाहबदीन नामक चित्रकार ने किस ग्रंथ का चित्रण किया है? ग्रंथ की बात कर रहा है मित्रों, और ग्रंथ में श्रीमद् भगवद गीता एकदम राइट आंसर है। तो आपको विकल्प सी के साथ लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। और आगे चला जाए मित्रों, आगे कहा जाता है 9 नंबर प्रश्न। सन 1605 ईस्वी में चांडो में चित्रित रागमाला के चित्रों का चित्रकार कौन है? शाहबदीन है, नानक राम है, मनोहर है और निसारदीन का नाम दिया गया। 1605 ईस्वी में चांडो में चित्रित रागमाला के चित्रों का चित्रकार कौन है? रागमाला के चित्रों का जो चित्रकार बनता है मित्रों उसका नाम निसारदीन होता है। विकल्प डी आपको एकदम फिट बैठेगा। आगे चला जाएगा, 10 नंबर प्रश्न आता है। पूछ लिया गया आपसे राणा भीम सिंह का जुलूस चित्र का चित्रकार कौन है? लाल हैं, शाहबदीन है, मनोहर है या फिर बैजनाथ हैं? मित्रों राणा भीम सिंह का जो जुलूस रचना है, इस रचना को फाइनली चित्रित करने का काम लाल कर रहा है। तो विकल्प लाल ही सही जवाब बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ए के साथ आप राइट आंसर्स लगा लो। रागों की संख्या कितनी मानी गई है मित्रों? तो रागों की संख्या जो टोटल मानी जाती है आप जानते हैं 6 मानी जाती है, ठीक है। और राजस्थानी शैली में आप जानते हैं कि राग रागनी ज़्यादा मात्रा में चित्रित है।
आगे चलें, 11 नंबर प्रश्न आता है, मीनाकृति आंखें किस राजस्थानी शैली की विशेषता है? नाम बूंदी का है, किशनगढ़ का है, मेवाड़ का है, बीकानेर का नाम दिया गया। मीनाकृति आंखें किस राजस्थानी शैली की विशेषता हैं? मीन आकृति वाली जो आंखें फाइनली दिखाई देती हैं वो विशेषता बनती है मेवाड़ शैली की। तो विकल्प आपका बी के साथ एकदम फिट बैठेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना। 10 नंबर क्वेश्चन हमने क्या बताया, महाराणा भीम सिंह का जुलूस हमने पूछा था ना। ये रचना मित्रों शहाबुद्दीन की है, शायद हमें लग रहा है लाल हमने बता दिया है, तो शहाबुद्दीन सही जवाब होगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, मीना आकृति आंखें किस राजस्थानी शैली की विशेषता बनती हैं? तो मीन आकृति वाली जो आंखें हैं फाइनली राजस्थानी शैली की विशेषता है और मेवाड़ की विशेषता है। तो विकल्प बी के साथ आपका फिट आंसर बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। हम 11 नंबर के बाद 12 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 12 की बारी है। रसिक बिहारी उपनाम से कौन कविता करता था? नाम सामंत सिंह का है, बनी ठनी का है, रूप सिंह का है और हरि सिंह का विकल्प दिया गया। रसिक बिहारी उपनाम से जो कविता करता है मित्रों उसका नाम सामंत सिंह होता है। विकल्प ए आपका एकदम फिट बैठेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आएगा, नागरीदास ने कितने ग्रंथों की रचना की? नाम 64 का है, 57 का है, 53 का और 75 का विकल्प दिया गया। नागरीदास ने कितने ग्रंथों की रचना की है मित्रों? जब ग्रंथों की संख्या की बात आती है 75 ग्रंथ आंसर बनता है, डी इज द राइट आंसर फिलहाल लगाना पड़ रहा है। डी के साथ आप सही जवाब लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है, 14 नंबर प्रश्न है, पूछ रहा है किशनगढ़ शैली का चित्रकार नहीं है। नाम आमरू का दिया गया, भवानीदास का दिया गया, रुकनुद्दीन का दिया गया और भीखचंद का नाम दिया गया। किशनगढ़ शैली का चित्रकार नहीं है मित्रों, किशनगढ़ शैली का जो चित्रकार नहीं है पूछा जाता है वो रुकनुद्दीन नहीं है, तो विकल्प आपका जो है बी आंसर बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 15 नंबर पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 15 की बारी है। अलीराज किस शैली का चित्रकार था? नाम मेवाड़ का है, बीकानेर का है, बूंदी का है और जयपुर का नाम दिया गया। अलीराज किस शैली का चित्रकार था मित्रों? जब अलीराज की बात आती है तो बीकानेर शैली विकल्प आंसर बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाना होता है। हम 16 नंबर प्रश्न पे चलें। प्रश्न संख्या 16 आपकी स्क्रीन पे है। बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार था। नाम नूरुद्दीन का है, शाह मोहम्मद का है, हसन रजा का है और लूफे का विकल्प दिया गया। बीकानेर शैली का जो अंतिम चित्रकार बनता है मित्रों वो चित्रकार लूफे होता है, विकल्प डी आपका उपयुक्त आंसर बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 17 नंबर पढ़ लेते हैं। कह रहा है किस राजस्थानी शैली का प्रारंभिक चित्र राग दीपक है? नाम कोटा शैली का है, मेवाड़ शैली का है, बूंदी शैली का है और किशनगढ़ शैली का नाम दिया गया। किस राजस्थानी शैली का प्रारंभिक चित्र राग दीपक है? राग दीपक की बात आए तो बूंदी शैली आंसर्स बनाओ, बी इज द राइट आंसर्स फिलहाल बनाओ। अगला क्वेश्चन हम 18 नंबर पर चलेंगे। आपसे कह रहा है किस राजस्थानी शैली में पारिप्रेक्ष्य हेतु संपूर्ण धरातल को विभिन्न रंगों की पट्टियों में बांध दिया गया? नाम मेवाड़ शैली है, जयपुरी शैली है, कोटा शैली है और बूंदी शैली का विकल्प दिया गया। संपूर्ण धरातल को विभिन्न रंगों की पट्टियों में फाइनली बांध दिया गया, ऐसा काम मेवाड़ शैली में हुआ है, तो विकल्प आपका फर्स्ट एकदम राइट आंसर बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगाएंगे। हम 19 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। पूछ रहा है कोटा के किस शासक ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं का चित्रांकन करवाया? नाम उम्मेद सिंह का है, राम सिंह द्वितीय का है, राम सिंह प्रथम का है और भीम सिंह का विकल्प दे दिया गया है। कोटा का वह राजा जिसने अपने जीवन की अनेक घटनाओं का फाइनली चित्र रचना बनवाता है उसका नाम राम सिंह द्वितीय होता है, तो विकल्प आपका सी उपयुक्त आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर लगाओ। हम 20 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 20 की बात है। आपसे कह रहा है मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र गिरी गोवर्धन के संग्रहालय में है। नाम मोतीचंद के निजी संग्रहालय में है, भारत कला भवन वाराणसी में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है या फिर उदयपुर के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। गिरी गोवर्धन फाइनली किस संग्रहालय में है आपको बताना है। जब गिरी गोवर्धन की बात आए भारत का कला भवन वाराणसी आंसर बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आएगा। 21 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कांटा निकालते स्त्री किस शैली का उत्कृष्ट चित्र है? नाम बूंदी शैली है, मेवाड़ शैली है, कोटा शैली है और जोधपुर शैली का नाम दिया गया। कांटा निकालते स्त्री किस शैली का उत्कृष्ट चित्र बनता है मित्रों? जब कांटा निकालते हुए स्त्री रचना की बात आती है तो बूंदी शैली उपयुक्त विकल्प बैठता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे।
एक चांदनी रात की संगीत गोष्ठी, चित्र के चित्रकार हैं, नाम भगवान दास का है, अमरचंद का है, निहाल चंद का है और भवानी दास का नाम दिया गया। एक चांदनी रात की संगीत गोष्ठी की बात हो रही है, इसका चित्रकार कौन है? सही जवाब अमरचंद बन रहा है। विकल्प सी आपका राइट आंसर हो रहा है। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 23 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बीकानेर नरेश राजा करण सिंह ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में किस चित्रकार से कलात्मक सज्जा करवाई? नाम रुकनुद्दीन का है, अली रजा का है, रामलाल का है और नाथू का नाम दिया गया। बीकानेर नरेश है राजा करण सिंह, इसने लक्ष्मी नारायण मंदिर में कौन से चित्रकार से कलात्मक सज्जा करवाई थी मित्रों? तो वो चित्रकार आपका अली रजा है। विकल्प सी आपका राइट आंसर्स बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। आगे चलें 24 नंबर क्वेश्चन से। खतरगच्छ साधुओं द्वारा चित्रित काष्ठ पट्टिकाएं कहाँ संग्रहित हैं? नाम जैसलमेर ज्ञान भंडार में है, कलकत्ता के चुन्नीलाल नौलखा के संग्रहालय में है, बीकानेर के राज्य संग्रहालय में है या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। खतरगच्छ साधुओं द्वारा चित्रित काष्ठ पट्टिकाएं जो है कहाँ संग्रहित हैं? जब काठ की पट्टिकाओं की बात आती है तो कलकत्ता के चुन्नीलाल नौलखा के संग्रहालय सही जवाब बनते हैं। 20 द राइट आंसर्स लगाएंगे। 25 नंबर प्रश्न पे चला जाएगा। आपसे पूछ रहा है, झाला जी की हवेली में किस शैली के उत्कृष्ट भित्तीय चित्रों के उदाहरण देखने को मिलते हैं? नाम बीकानेर शैली का है, कोटा शैली का है, मेवाड़ शैली का है और जयपुर शैली का नाम दे दिया गया। झाला जी की हवेली में किस शैली के उत्कृष्ट भित्तीय चित्रों के उदाहरण देखने को मिल जाते हैं? तो उत्कृष्ट भित्तीय रचना हमें फाइनली कोटा शैली में देखने को मिलती है। विकल्प सी एकदम परफेक्ट आंसर होता है। सी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 26 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पूछ रहा है, मुख्य चित्र के चारों ओर एक हरे रंग की रेखा किस चित्र शैली में बनाई गई है? नाम बूंदी का है, नाथद्वारा का है, मारवाड़ का है और कोटा का नाम दे दिया गया। मित्रों सही जवाब की बात करते हैं तो विकल्प डी आपका आंसर्स बनता है। कोटा इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। और आगे चला जाएगा अपना 27 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया है, प्रसिद्ध ग्रंथ है मनोरथ मंजरी तथा बिहारी चंद्रिका है, इसके रचनाकार का नाम बताना है। नाम संसार चंद्र है, निहाल चंद है, सामंत सिंह है और सुरजन का नाम दिया गया। मनोरथ मंजरी तथा बिहारी चंद्रिका का रचनाकार कौन बनेगा मित्रों? तो ये सामंत सिंह बनेंगे। विकल्प आपका बी सही जवाब होगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 28 नंबर प्रश्न पे हम चलेंगे। मतीराम किस शैली का दरबारी कवि था? नाम बूंदी का है, मेवाड़ का है, किशनगढ़ का है और जोधपुर का नाम दिया गया। मतीराम की बात आ रही है, मतीराम किस शैली का दरबारी चित्रकार रहा है? तो मतीराम फाइनली बूंदी शैली का दरबारी कवि था मित्रों। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनेगा। बूंदी इज द राइट आंसर्स लगेगा। 29 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछ रहा है, जोधपुर शैली का क्षेत्र है, नाम मेवाड़ है, हड़ौती है, मारवाड़ है, ढूंढार का नाम दिया गया। जोधपुर शैली का जो क्षेत्र बनता है मित्रों वो मारवाड़ बनता है। बी विकल्प राइट आंसर्स होगा। हम 30 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। आपसे पूछ रहा है, निम्न में से किस चित्रकार ने अलवर शैली में कार्य नहीं किया? नाम शिव कुमार का है, बुद्धराम का है, जमुनादास का है और त्रिलोक राम का नाम दिया गया। किस चित्रकार ने अलवर शैली में कार्य नहीं किया है? नाम त्रिलोक राम का है। विकल्प डी आपका उपयुक्त बनेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 31 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। 1590 ईस्वी में चित्रित 5 नृत्यांगनाएं किस कला का उदाहरण है? नाम राजस्थानी का है, बीजापुर का है, पहाड़ी का है और गोलकुंडा का नाम दिया गया। 5 नृत्यांगनाएं किस कला का उदाहरण है मित्रों? जो कला बनेगा गोलकुंडा वाला बनेगा। विकल्प डी आपका उपयुक्त आंसर है। डी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन हम 32 नंबर पे चलेंगे। आपसे कह रहा है, अजमेर शैली के प्रसिद्ध चित्र राजा पाबू जी के चित्रकार कौन है? राजा पाबू जी के चित्रकार क्या राम सिंह भाटी जी हैं, चांद हैं, माधो जी हैं या फिर अल्लाह बख्श हैं? अजमेर शैली का बढ़िया चित्र है राजा पाबू जी, और राजा पाबू जी की हम बात करते हैं, रचना चांद ने बनाई है। विकल्प सी आपका उपयुक्त आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 33 नंबर प्रश्न पे हम चल रहे हैं। पूछ रहा है आपसे, आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में प्रसिद्ध ग्रंथ है। नाम यशोधरा चरित्र का है, बिहारी शतसई का है, आदि पुराण का है और रज्मनामा का नाम दिया गया। आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में प्रसिद्ध ग्रंथ क्या बनेगा मित्रों? तो चित्रित ग्रंथों में जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ बनेगा यशोधरा चरित्र का बनेगा। विकल्प फर्स्ट आंसर्स होगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाएंगे।
आगे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया कागज की काटी गई अनेकों प्रकार के बेलबूटे की जालियां बनाना किस राजा का शौक था? नाम सवाई माधो सिंह प्रथम का है, सवाई जयसिंह प्रथम का है, ईश्वरी सिंह का है और सवाई पृथ्वी सिंह का नाम दिया गया। जालियां बनवाना कौन से राजा का शौक रहा है मित्रों? जब जालियां बनवाने की बात आती है तो ईश्वरी सिंह विकल्प बैठते हैं। 20 द राइट आंसर आपका हो जाता है। हम 35 नंबर प्रश्न पे अगर चलते हैं, आपसे कह रहा है महाराजा सवाई प्रताप सिंह का आदमकद व्यक्ति चित्र 1793 ईस्वी में बनाने वाला चित्रकार था। साहिब राम था, गोविंद राम था, शालिग्राम था या फिर सांवला था? 1793 की बात आती है, सवाई प्रताप सिंह की बात होती है। आदमकद वाला व्यक्ति चित्र बढ़िया साहब राम ने बनाया है, तो साहिब राम विकल्प बैठेगा। ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। गणिकाओं के सैकड़ों व्यक्ति चित्र किस राजस्थानी शैली में बनाए गए? नाम बूंदी शैली का है, मेवाड़ शैली का है, अलवर शैली का है, जोधपुर शैली का नाम दिया गया। गणिकाओं के सैकड़ों व्यक्ति चित्र किस राजस्थानी शैली में बनाए गए? वो राजस्थानी शैली आपकी अलवर होगी। विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। 20 द राइट आंसर लगाओ। 37 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। राजस्थान के किस शैली में सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार हैं? नाम बूंदी का है, किशनगढ़ का है, जयपुर का है, बीकानेर का नाम दिया गया। सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार हैं राजस्थानी की कौन सी शैली है जहां मैक्सिमम मुस्लिम चित्रकार मिलेंगे? उस शैली को हम बीकानेर शैली के रूप में जानते हैं, तो विकल्प डी आपका उपयुक्त आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आएगा। पूछ लिया गया पिछवई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाम चांडो का है, नाथद्वारा का है, उदयपुर का है, जोधपुर का नाम दिया गया। पिछवई कला कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? तो नाथद्वारा की फेमस है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। 39 नंबर प्रश्न पे चला जाए तो आपसे कह रहा है राजस्थानी कला किसका विकसित रूप है? नाम अजंता का है, पाल शैली का है, जैन शैली का है, बाघ का नाम दिया गया। राजस्थानी कला किसका विकसित रूप है मित्रों? जो विकसित रूप बनता है वो जैन शैली का बनता है। विकल्प आपका 20 सही जवाब बनेगा। 20 द राइट आंसर्स लगाते हैं। 40 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आराइशी पद्धति के चित्र कहाँ बने हैं? नाम जयपुर का है, उदयपुर का है, अजंता का है और सभी में। तो आराइशी पद्धति का जो चित्र फाइनली तैयार होता है मित्रों ये जयपुर में तैयार होता है। विकल्प आपका जयपुर उपयुक्त आंसर है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आ जाएगा। 41 नंबर कह रहा है शहाबुद्दीन किस शैली का चित्रकार है? नाम मेवाड़ का है, जयपुर का है, बीकानेर का है और किशनगढ़ का नाम दिया गया। शहाबुद्दीन किस शैली का चित्रकार है मित्रों? जब शहाबुद्दीन की बात आए तो मेवाड़ शैली आंसर्स बनता है। विकल्प ए आपका एकदम फिट आंसर्स बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 42 नंबर प्रश्न पे हम चल रहे हैं। जयपुर शैली में व्यक्ति के चित्र किस प्रकार के हैं? नाम अलंकारिक का है, रूढ़िवादी का है, कठोर का है और सौम्य का नाम दिया गया। जयपुर शैली में व्यक्ति के चित्र किस प्रकार के हैं? व्यक्ति के जो चित्र हैं वो कठोर हैं। विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। 20 द राइट आंसर्स लगाते हैं। हम 43 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल में हुआ था? नाम कर्ण सिंह का है, उदय सिंह का है, जगत सिंह का है और जय सिंह का नाम दिया गया। मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल, मेवाड़ शैली का अगर स्वर्णकाल देखा जाए तो जगत सिंह आंसर्स बनता है। 20 द राइट आंसर्स लगा लो। 44 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। बनी ठनी का चित्र किसके जीवन में प्रसंग से संबंधित है? नाम किशन सिंह का है, संसार चंद का है, सामंत सिंह का है और प्रताप सिंह का नाम दिया गया। बनी ठनी का चित्र किसके जीवन प्रसंग से संबंधित है? जीवन प्रसंग की बात आए तो सामंत सिंह आंसर्स बनता है। 20 द राइट आंसर्स लगाते हैं। 45 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। नाथद्वारा की पिछवाई कला में किस भगवान की तस्वीर बनाई जाती है? नाम श्री कृष्ण का है, श्रीनाथ का है, श्री राम का है और शंकर जी का नाम दिया गया। नाथद्वारा की पिछवाई कला में भगवान की तस्वीर बनाई जाती है, वो भगवान फाइनली श्रीनाथ जी हैं। विकल्प सी आपका उपयुक्त आंसर है। सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा है चांदनी रात का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? नाम बीकानेर का है, जयपुर का है, किशनगढ़ का है, मेवाड़ का नाम दिया गया। चांदनी रात का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ? तो चांदनी रात का जो सुंदर चित्रण है मित्रों ये किशनगढ़ शैली में हुआ है। विकल्प बी आपका एकदम फिट आंसर्स बन रहा है। किशनगढ़ शैली इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ रहा है। और आगे चला जाएगा। 47 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। उनियारा किस राजस्थानी शैली की उपशैली है? उनियारा नाम मारवाड़ का दिया गया, हड़ौती का दिया गया, मेवाड़ का दिया गया और ढूंढार का नाम दिया गया।
उनियारा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, उनियारा ढूंढार स्कूल के अंतर्गत आता है, तो विकल्प डी आपका एकदम उपयुक्त आंसर बन रहा है। 48 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। रूपमती का महल किस शैली की प्रसिद्ध इमारत है? नाम मालवा का है, जयपुर का है, कोटा और बूंदी का नाम दिया गया। रूपमती का महल, रूपमती का महल फाइनली किस शैली का उदाहरण है? मालवा। तो सही जवाब जो बनता है मालवा बनता है। फर्स्ट के साथ आप आंसर्स लगाओ। अपना अगला क्वेश्चन देखा जाए। 49 नंबर प्रश्न है। किस शैली में रंग की अपेक्षा रेखाओं का महत्व अधिक है? नाम मेवाड़ शैली है, अपभ्रंश शैली है, कांगड़ा शैली है और जयपुर शैली का नाम दिया गया। किस शैली में रंग की अपेक्षा रेखाओं का महत्व ज़्यादा है? तो रेखाओं का महत्व जयपुर शैली में है। विकल्प डी आपका उपयुक्त आंसर होगा। 50 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 50 आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया तथा गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पे पहुंची? नाम महाराणा प्रताप का है, महाराणा कर्ण सिंह का है, महाराणा अमर सिंह का है, महाराणा जगत सिंह का नाम दिया गया। मेवाड़ में जो रागमाला है, रसिक प्रिया है, गीत गोविंद है, इन सभी पे जो लघु चित्र हुई है मित्रों वो सबसे ज़्यादा किसके टाइम हुई? तो महाराजा जगत सिंह के टाइम पे हुई है। विकल्प डी आपका उपयुक्त आंसर बन रहा है। डी इज द राइट आंसर बनाओ। अच्छा, आपसे मेवाड़ में और पूछ लेता है, जैसे भवन खूब ज़्यादा बना, तो मित्रों भवनों का रंग कैसा रहा? भवन के रंग फाइनली किस रंग में रहे? तो याद रखना मेवाड़ में जो भवन रहे हैं उनका रंग सफ़ेद रहा है। कैसा रहा है? सफ़ेद कलर रहा, सफ़ेद। ठीक है, सफ़ेद कलर रहा है। आपसे चौरवा के बारे में पूछा जा सकता है कि शैली चित्रकार था, तो ये देवगढ़ शैली का चौरवा चित्रकार रहा है। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक।